दोस्तों आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का अंतिम भाग यानी कि फ्रॉग पर पढ़ने वाले हैं। फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है आपका फ्रॉग। लेकिन उसके पहले याद रखें कि डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आके सर। क्लास शुरू करते हैं। फ्रॉग का शुरुआत करते हैं इसके फाइलम से। फाइलम इसका क्या है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा मतलब इसके पास नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड आपके पास भी है, आप भी कॉर्डेटा में भी आते हो। और ये यदि कॉर्डेटा मतलब क्या हुआ, नोटोकॉर्ड कब होगा आपके पास में? तो वो एम्ब्रायनिक स्टेज से लेके एडल्टहुड तक कभी भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि एम्ब्रायनिक स्टेज में के बाद में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम एम्ब्रायनिक स्टेज में अगर आपके पास नोटोकॉर्ड है तो आप किस फाइलम में आओगे? कॉर्डाटा में आओगे। और क्लास इसकी क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस दोनों तरह की लाइफ लीड कर सकते हैं, वाटर एंड लैंड पर। तो ये आप देख पा रहे हो फिगर, जहाँ की ये फ्रॉग जो है क्या पानी से निकलकर पत्ते पर बैठा है, यानी कि बाहर में आ सकता है पानी के, और फिर वो लैंड पर भी जंप करके जा सकता है। तो इस तरह से ये जो फ्रॉग है डुअल लाइफ यानी कि वाटर एंड आपके लैंड दोनों पर रह सकता है। और किस तरह का वाटर में रहता है? तो ये फ्रेश वाटर में रहता है, याद रखिएगा। ये सलाइन वाटर में नहीं रह सकता, यानी कि आपको समुद्र में कोई फ्रॉग नहीं मिलेगा। आपको फ्रॉग ज़्यादा किस में मिलते हैं? पॉन्ड्स में मिलते हैं, ख्याल कीजिएगा। और ये लोग क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, कोई किलोथर्मिक। आप कौन से जानवर हो? कोल्ड ब्लडेड नहीं, आप वार्म ब्लडेड, यानी कि आप होम्योथर्मिक हो। यानी कि आपकी टेम्परेचर एक मेंटेन होती है, एक सेम टेम्परेचर रहता है आपका बॉडी का। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें जो कि आप जानते हो कि 98.6 क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड में कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से पड़ेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ेगा। और इनका जो है ये कोल्ड ब्लडेड होने के चलते ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, और इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है विद एनवायरनमेंट। और तो क्या होगा, इन्वायरमेंट से चेंज करते हैं, उसके चलते इनको एक प्रॉब्लम भी होती है जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक एबिलिटी इनकी होती है अपने कलर को चेंज करने की। बॉडी की कलर को चेंज कर सकते हैं ये लोग जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहे। जैसे देखिए ये लीफ के ऊपर बैठा है तो ग्रीनिश लग रहा है, ये मिट्टी में है तो ये मिट्टी के रंग का हो गया है। तो इसको कहते हैं, इस मैकेनिज्म कहते हैं कामोफ्लाज करना अपने को। और ये जो प्रोटेक्टिव एक्चुअली ये इसकी कॉलोरेशन है, इसको हम लोग मिमिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमिक्री करना। मिमिक करना मतलब नकल करना। तो देखिए मिट्टी का नकल कर लिया, पत्ते का नकल कर लिया। करता क्यों है ये फ्रॉग? इसलिए करता है ताकि वो अपने प्रीडेटर्स यानी कि शिकारियों से बच सके। शिकारी उसको नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ पे फ्रॉग है, और इस तरह से बेचारा बच जाएगा, क्योंकि वो मिमिक्री कर सकता है। क्या कर सकता है? मिमिक्री किसकी कर सकता है? वो अपने इन्वायरमेंट की मिमिक्री कर सकता है। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड होने के चलते एक प्रॉब्लम इनकी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है इन्वायरमेंट का, तो इनका भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। तो एक लिमिट तक तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाते हैं, यानी समर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है या विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तब इनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तब ये लोग क्या करते हैं, उस पीरियड में ये जो पीक समर या पीक विंटर जब होता है पीरियड, तब ये लोग शेल्टर लेते हैं इन डीप बड़ोज। ये देखिए गड्ढा है, इसको बड़ो कहते हैं। इसमें लोग शेल्टर ले लेते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। विंटर में कोल्ड होगा एक्सट्रीम, और समर में एक्सट्रीम हीट होगा, हॉट होगा। उन दोनों अवस्थाओं में वो मिट्टी में गड्ढा करके भीतर घुस जाता है। और मिट्टी में जो है एक अलग एक टेम्परेचर होती है जो ना ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, तो वो आराम से उस अवस्था में वहाँ पे रह सकता है। इसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग करना है, सोता है जाके। कौन? फ्रॉग। तो समर में जब करता है तो उसको समर स्लीप कहते हैं, और उसका एक नाम है एस्टिवेशन करता है। क्या करता है? एस्टिवेशन। समर का तो हो गया। विंटर में भी स्लीप करता है जाकर, तो समर उसको विंटर स्लीप कहा जाता है, और विंटर स्लीप को हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। तो आप दोनों यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख रहे हो कैसे अपने को कैमोफ्लेज कर सकता है, यानी कि मिमिक्री कर सकता है अपने इन्वायरमेंट का। और कब वो स्लीप करता है? जब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं, वो विंटर हो या समर, तो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन करता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला? तो ये विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फ्रॉग? इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड सी वाटर लिखा हुआ। सी वाटर तो गलत हो गया। दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, ये भी गलत हो गया। तो फ्रेश वाटर में रहता है वो?
राना टिग्रिना इज अ रेयर स्पीशीज, कॉमन स्पीशीज है, क्या है, कॉमन स्पीशीज है। दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, ये बात सही निकली, ये बात सही निकली, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉग के बारे में क्या है। तो ये क्या है, होम्योथर्मिक, होम्योथर्मिक तो आप हो, वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्मिक सेम थिंग होता है। ये क्या, कोई किलोथर्मिक है, हाँ है, तो ये बात सही हो गई इसके लिए। हेट्रोथर्मिक कुछ नहीं होता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर दो तरह से रख सकते हैं, उसका मतलब हो गया हेट्रोथर्मिक, तो ये नहीं होता, या तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड हो। वार्म ब्लडेड को हम लोग कहते हैं होम्योथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड को हम लोग कोई किलोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज मेथड्स आर यूटिलाइज्ड बाय फ्रॉग्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करता है, स्पीड, नहीं स्पीड तो नहीं करता है। स्पाइक्स उसके पास है, नहीं है। मिमिक्री करता है, हाँ करता है, तो ये बात सही होगी। प्लेइंग डेड, नहीं, ये बात वो क्या लगता है मुर्दा जैसे पड़ जाते नहीं, तो मेन आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन, मिमिक्री करता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किससे, अपने शिकारियों या प्रेडेटर से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में सही नहीं है जो। तो दे डू नॉट एस्टिवेट, एस्टिवेशन तो करते हैं, कब करते हैं बताइए, समर में करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन को समर स्लीप कहते हैं, ठीक है। दे चेंज कलर, हाँ ये तो बात सही है, दे चेंज कलर। उसके बाद दे लिव इन बरोज, हाँ ये भी बात है, कब, हाइबरनेशन जब करते हैं या एस्टिवेशन करते हैं, जो स्लीपिंग करते हैं जब एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तो बरोज में जाते रहते हैं। ऐसे भी वो बरोज में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि केवल हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करने के लिए फ्रॉग्स बरोज में जाते हैं, वो गड्ढों में ही रहते हैं। जब सुविधा होती है निकल के आते हैं, फिर चले जाते हैं, उनका घर है, लेकिन वो एकदम नहीं निकलते हैं जब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे आप भी, तो जब बहुत गर्मी पड़ जाती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो आप क्या करने की कोशिश करते हो, अपने घर में रहने की कोशिश करते हो, या अपने रूम के कंबल, जो भी ठंडा का मौसम हो तो कंबल के भीतर रहना चाहोगे, तो यानी कि आप भी तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो कितना भी आप होम्योथर्मिक क्यों ना हो, वार्म ब्लडेड होने पर भी हम लोगों को भी लगती है, तो उनको तो लगेगी कोल्ड ब्लडेड है। और दे हाइबरनेट, ये भी बात सही है, विंटर में लोग विंटर स्लीप करते हैं, तो विंटर स्लीप को तो हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, इसको विंटर स्लीप कहते हैं, विंटर स्लीप को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए ये है फ्रॉग का, आप फिगर देख पा रहे हो, ये आप माउथ देख रहे हो, जस्ट माउथ की जस्ट वर्टिकली अप देखिए, टॉप पर उसका नॉस्ट्रिल है, क्या है, नॉस्ट्रिल है, नाक का छेद आप देख पा रहे हो, तो एक पैर होगा, एक इधर एक उस तरफ। और उसके बाद देखिए ये आई है, आई बल्ज्ड आउट है। यहाँ पे देखिए टिम्पैनम लिखा हुआ, टिम्पैनम का मतलब होता है कि जैसे कि ईयर ड्रम, आपका जो कान है ये क्या है, कान है ना, नहीं ये कान नहीं है, ये कान का एक्सटर्नल पार्ट है जिसको कि हम पीना कहते हैं। उसके बाद एक कैनल है, कैनल से होते हुए आवाज़ जो है आपके भीतर जाती है कान के, और वहाँ पे एक पर्दा आता है, पर्दा को हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम। अब वहाँ से शुरू होता है, एक्सटर्नल पार्ट खत्म होता है, वहाँ शुरू होता है मिडिल ईयर, जहाँ ऑसिकल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, और उसके बाद शुरू होता है ओवल विंडो आता है, आपका इनर ईयर शुरू होता है। अब फ्रॉग का जो है एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, मैंने कहा मतलब कि उसकी पीना नहीं होती और ये कैनल नहीं होता है, सीधा वो टेम्पैनम जो बाहर एकदम एक्सटीरियर में है वहीं वो वाइब्रेट करता है और आवाज़ की वाइब्रेशन को वो लेके चला जाता है भीतर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पॉट्स थोड़े छोटे होंगे, तो ये उसके स्किन पर स्पॉट्स पाए जाते हैं, और एक लाइंस आप देखोगे ऐसे उसके बॉडी पर पीठ पर, उसको हम कहते हैं मिड डॉर्सल लाइन। और इसके दो तरह के लिम्स होते हैं, एक तो होगा फोर लिम और दूसरा है आपका हाइंड लिम, ठीक है। तो फोर लिम और हाइंड लिम होते हैं, फोर लिम छोटे होते हैं और हाइंड लिम बड़े होते हैं, हाइंड लिम मस्क्यूलर भी होते हैं, ये भी बात आपको जानना है। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। क्या है, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, क्या है, स्मूथ भी है और स्लिपरी भी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्लिपरी क्यों है, स्मूथ भी है, स्लिपरी भी क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकस लेयर पड़ा रहता है, और ये हमेशा जो है मेंटेन किया जाता है मॉइस्ट फॉर्म में ही रहता है कंडीशन में, क्योंकि वो डिफ्यूजन कर सकता है वाटर के थ्रू या एयर का, और उससे वो स्किन रेस्पिरेशन भी कर सकता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। कलर ऑफ द डॉर्सल साइड जो है ऑफ द बॉडी इज जनरली ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये इरेगुलर स्पॉट्स ये क्या है, ये
डर्मल प्लाइसी, ठीक है, ये डर्मल प्लाइसी है। और इरेगुलर स्पॉट्स आप देख रहे हो यहाँ पे। और कैसा है, ये जनरली डार्क ग्रीन है, ओलिव ग्रीन, सॉरी डार्क नहीं, ओलिव ग्रीन है। और वेंट्रल साइड आप देखोगे यूनिफॉर्मली ये थोड़ा सा पेल येलो की तरह होता है। ये कभी पानी नहीं पीता। कौन? फ्रॉग। कहते हैं ना चीता भी पीता है, नहीं फ्रॉग नहीं पीता है, ठीक है। तो फ्रॉग नहीं पीता है, क्यों? क्योंकि इट अब्सॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू ही क्या करता है फ्रॉग, अपना पानी सक कर लेता है डिफ्यूजन के द्वारा, उसको पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, केवल दो पार्ट, हेड एंड ट्रंक। असल में देखिए ये जो हेड का पोर्शन है ये हेड बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्शन पर देखिए इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग ट्रंक कहते हैं। तो यानी कि नेक और क्या है, टेल इसमें एब्सेंट है, नेक एंड टेल एब्सेंट है। अबव द माउथ, अबव द माउथ जस्ट ऊपर, माउथ के ऊपर, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, नॉस्ट्रिल्स है वहाँ पे, नाक का छेद है ना वहाँ पे। आईज आर बल्ज्ड जैसे बताया, और आई के ऊपर क्या होता है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। अब आप जो लोग स्विमिंग करते हैं या जाते हैं स्विमिंग करने पूल में, तो वहाँ पे देखिए आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं हम कहते हैं चश्मा आप खरीद लो। कैसे चश्मा? वो एकदम टाइट होगा, एयर टाइट होगा, जो पानी में जब जाओगे उसमें पानी नहीं घुसेगा, और स्विम करने के समय आप आँख खोलकर स्विम कर सकते हो। तो ये आपको एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल ऐसा एक प्रोटेक्शन दिया था आँख को, ताकि आप पानी में तैर सको। लेकिन इसके पास एक नेचुरल उस तरह का ग्लास होता है जिसको कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एक झिल्ली जैसा होता है, आईलिड नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट थिंग होता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपने क्या, अपने आप को। ट्रांसपेरेंट ठीक है, ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं आप, ट्रांसलूसेंट होता है ताकि वो थोड़ा सा देख भी सकता है और पानी से अपने आँख को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद ऑन ईदर साइड ऑफ द आईज मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, यानी कि यह रिसीव द साउंड सिग्नल, यहाँ पे मेम्ब्रेनस टिम्पैनम जो कि क्या करते हैं, साउंड सिग्नल रिसीव करता है, और साउंड सिग्नल से वो समझ जाता है कि कोई आसपास है या नहीं है। उसके बाद फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। ऐसे बरोइंग करने के लिए भी लगता है, चलने के लिए लगता है, लीप करते हैं लोग, जंप करते हैं, वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, सारे के सारे काम ये लोग लिम्ब से करते हैं। दो तरह के लिम्स हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स, इसके पास में कितने हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स यानी कि कितने फिंगर्स हैं, तो 5 फिंगर्स है। कितने? 5 फिंगर्स। और फोर लिम्ब के पास में कितने फिंगर्स होंगे? फोर लिम्ब स्पेलिंग अलग होता है, इसका FOUR होता है, लेकिन याद करने के लिए करें, फोर लिम्ब है तो 4 फिंगर्स होंगे। तो 5 फिंगर्स किसमें, 5 डिजिट्स किसमें होंगे? आपके हाइंड लिम्ब में होंगे। हाइंड लिम्ब थोड़ा सा बड़ा है आप देख रहे हो, और मस्कुलर भी है देन द फोर लिम्ब। मस्कुलर होने के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इसकी होगी, हम बाद में लास्ट में एंड ऑफ द इसके लेक्चर को हम बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है इसकी। प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नेचर इसको इसलिए दिया है मस्कुलर हाइंड लिम्स, ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से जंप कर सके, लीप कर सके। लेकिन हम देखेंगे इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगी, क्या है बताऊंगा बाद में। तो ये जो हाइंड लिम्ब होता है ये लार्जर एंड क्या होता है, मस्कुलर दैन द फोर लिम्स होते हैं। तो इसके फोर लिम्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट्स होते हैं। फीट जो इनका वेब्ड होता है, जो डिजिट्स है वो वेब्ड है। वेब्ड होता है मैंने स्किन ऐसे यहाँ पे कवर करते हुए, हम लोग का वेब्ड नहीं है। आप और एक किसी जानवर का नाम बताइए जिसमें वेब्ड आप फीट देखते हो, डिजिट्स जो वेब्ड है। तो आप डक में देखोगे, उसके डक का देखो पैर ऐसे स्किन लगे होते हैं, वो इसलिए रहता है ताकि ऐसे वो पैडलिंग करके पानी में स्विम कर सके अच्छी तरह से। तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं ये जो वेब्ड फीट है के डिजिट्स है। अच्छा, फ्रॉग जो है एग्जिबिट करता है क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म। फॉर्म तो डाइमॉर्फिज्म में 2 तरह के फॉर्म्स वो एग्जिबिट करता है सेक्सुअली। मेल जो है उसके पास में क्या होता है, देखोगे आप कि ये जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब का पहला डिजिट ये 4 फिंगर जो है उसमें एक पैड जैसा, दोनों फिंगर दोनों तरफ में 2 फोर लिम्स हैं, तो यहाँ पे एक पैड जैसे देखोगे आप, जिसको कि क्या कहते हैं, उसको कॉप्यूलेटरी पैड कहते हैं। वो जब भी वो फर्टिलाइजेशन या ये करना चाहता है, अपना स्पर्म डिस्चार्ज करना चाहता है, तो उस कॉप्यूलेटरी पैड से वो फीमेल
के पीठ पर दाबता है, उसको कहता है कि आप, इशारा करता है कि आप भी अपने एग को डिस्चार्ज कीजिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये किस में पाया जाता है? केवल मेल में ये कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट्स के ऊपर पाया जाता है। तो कितने सारे पैड हैं? तो 1 पेयर ऑफ पैड हो गया। और एक बात होती है कि उसके पास में, किसके पास में? मेल के पास में ही केवल क्या होता है? वोकल सैक्स होते हैं जो कि एक तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि केवल मेल फ्रॉग ही कर सकते हैं। ये मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, एनाटॉमी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंटरनल फीचर्स में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो तो दिखेंगे नहीं आपको बाहर से। बाहर से देखने के लिए 2 चीज़ आपको मिलती है जिससे कि पता चलता है कि मेल है या फीमेल फ्रॉग है। मेल में क्या क्या 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं? एक कॉपुलेटिंग पैड, कहाँ है वो? 4 फिंगर के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट्स के ऊपर। और क्या है इसके पास में? एक वोकल सैक है जिससे कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड निकालता है फीमेल्स को बुलाने के लिए। तो ये 2 चीज़ें जो है डिस्टिंग्विश करता है एक मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है। तो विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द स्किन ऑफ द फ्रॉग? स्किन ऑफ द फ्रॉग कैसा है? थिक एंड लेदरी, लेदरी तो है नहीं, थिक भी नहीं है। स्मूथ एंड स्लिपरी, हाँ ये बात तो सही लग रहा है। हार्ड एंड ड्राई, नहीं ऐसा नहीं है। थिन एंड मेम्ब्रेनस, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो हमारा ऑप्शन जो बनता है बी ऑप्शन राइट बनता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में। एक चीज़ और बता दूं, इस चैप्टर में PYQs आपको मैं इस सेक्शन में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉग चैप्टर इसलिए कहते हैं, लेसन आज का है यही है, फ्रॉग है। तो फ्रॉग में आपको PYQs बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि MCQs यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाकर जो कि आ सकते हैं फ्यूचर में, यानी कि आपके नीट 2025, 26 एंड ऑन किसी में भी आ सकते हैं, उस तरह क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं ताकि आप सेक्शन को अच्छी तरह से समझ पाओ, फ्रॉग्स को अच्छी तरह से समझ पाओ। अब चलिए देखते हैं फ्रॉग की बॉडी डिविजन्स कैसे होती हैं। तो लिख रहा है कि ऑप्शन ए में लिख रहा है विच, पहले क्वेश्चन क्या है? तो विच ऑफ दीज आर द डिविजन्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग? तो हेड, ट्रंक बोल रहा है एंड एब्डोमेन। तो ऐसा है क्या? नहीं है। तो हेड, थोरैक्स, हेड, ट्रंक एंड एब्डोमेन लिखा था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये किसी का, लेकिन आपने पढ़ा है, किसका पढ़ा है याद होगा आपको? कॉकरोच में आप पढ़े थे कि उसका नेक बहुत छोटा होता है, लेकिन बॉडी जो है ऐसे कह सकते हैं कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हेड एंड ट्रंक। तो ये तो है फ्रॉग का हिस्सा, ये डिवीजन फ्रॉग के लिए है। इसके पास थोरैक्स नहीं होता है, तो पूरा थोरैक्स से लेके एब्डोमेन एक ही हिस्सा बन जाता है जिसको हम ट्रंक कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट होगा। एंड इसमें याद रखिएगा कि नेक और थोरैक्स या टेल नहीं लिखोगे किसमें? फ्रॉग में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रॉग के बारे में। तो विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द फ्रॉग इन वाटर? तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये बताया था ना कि हमारे पास आईलिड होता है, फ्रॉग के पास में आईलिड नहीं होता है। वो उसके बदले में क्या होता है? उसके पास में एक लेयर ऑफ स्किन होता है जो कवर कर देता है पानी में, उसको प्रोटेक्ट करता है उससे। हमारे पास उसके बदले में क्या दिया जाता है स्विम करने के लिए? तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाते हैं। कि पैनम तो होगा नहीं, हियरिंग के लिए लगता है। बीडस कैनल के बारे में बता दो, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ये तो अभी यहाँ होगा नहीं। क्लॉय का पढ़ेंगे हम लोग, ये भी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ही आपका राइट आंसर हो जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आइस। आइस के बाद में हम ईयर्स के बारे में थोड़ा देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इन फ्रॉग रिसीव साउंड सिग्नल्स? तो कौन सा स्ट्रक्चर साउंड सिग्नल रिसीव करता है? तो वेब फीड कहाँ से करेगा? स्किन नहीं करता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो अभी हमने देखा प्रोटेक्ट करता है आइस को। टिम्पैनम जो यहाँ पे है, जो आंसर राइट ऑप्शन बनता है, जो कि टिम्पैनिंग क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। क्या है? ईयर ड्रम, याद रखिएगा। ये शुरू होता है इसका ईयर कहाँ से? ईयर ड्रम से। हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमारा शुरू होता है पीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजीज डज द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब ऑफ द फ्रॉग हैव रेस्पेक्टिवली? तो मैंने कहा था याद कर लो, ऐसे 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब है ना। ये क्या लिखा? 4 लिखा हुआ था, आप 4 कर दो इसको ऐसे, F4 प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब होता है सामने और इसका नाम मतलब होता है 4। ये 4 हो गया, तो हाइंड लिम्ब कितना होगा आप बता दीजिए। तो आपको याद करना पड़ेगा हाइंड लिम्ब जो है आपका, ये जो है हाइंड लिम्ब और 4 लिम्ब, आपके दोनों लिम्ब्स में
दोनों पेयर ऑफ लिम्स में आपके कितने कितने डिजिट्स हैं ये, तो डिजिट्स आपके हैं क्या, फिंगर्स को ही डिजिट्स कहते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो आपके देखिए ये 4 लिम्स हैं, तो इसमें 5-5 है। आपके हाइंड लिम्स हैं, लेग्स में भी आपके कितने 5-5 के ही है। तो इसके पास में जनरल जो 5 होना चाहिए वही 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 5 है, किसमें हाइंड लिम्स में 5 है और 4 लिम्ब में 4 है। तो याद रखिए 4 लिम्ब में उनके पास 4 है, तो 4 एंड 5 ये जो ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। 5 एंड 4 कितने बच्चे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको पहले 4 लिम्ब का लिखना है, फिर आपको हाइंड लिम्ब का लिखना है। 4 के लिए 4 लिखना है और 5 के लिए, फिर हाइंड के लिए 5 लिखना है। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 एंड 5, नॉट 5 एंड 4। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ने के बाद में हम लोग चलते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग को पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, थोड़ी सी बता दो। एक्सटर्नल फीचर जब पढ़ते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी माने इंटरनल फीचर्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसको पढ़ेंगे। तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होंगे, ऑर्गन्स के द्वारा क्या बने होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बने होंगे। और ये बता दो कि फ्रॉग में जो है ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं और इनके जो ऑर्गन्स है वेल डेवलप्ड फॉर्म में ही क्या करते हैं, फंक्शन भी, फंक्शनल भी है। तो इनमें देखिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है 1 नंबर, 2 नंबर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 नंबर आपका रेस्पिरेटरी है, 4 नंबर नर्वस सिस्टम, 5 आपका एक्सक्रीटरी एंड छठा जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। और क्या कह रहा है, विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इसके वेल डेवलप्ड है। तो वेल डेवलप होने के चलते फायदा क्या है, एक चीज बता दो, ये तो कॉर्डाटा है, हम लोग भी कौन, ह्यूमन बींग्स भी कॉर्डाटा है। और एक चीज और बात इसमें बहुत अच्छी बात है कि इनके जो एनाटॉमी को यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाता है कि हमारी स्ट्रक्चर्स भी बॉडी के कैसे होंगे इंटरनली, क्योंकि इंटरनली तो हम देख नहीं पाते हैं। तो हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, एंड सो ऑन। हार्ट को भी देखकर थोड़ा बहुत एक अंदाजा लग सकता है। आप कहोगे सर क्यों हम फ्रॉग को काट कर देखेंगे कि किसकी सिस्टम हमारे सिस्टम के समान है तो इसलिए उसको देख लें, नहीं। आप ह्यूमन बींग का कैसे देखोगे, किसी की भी एनाटॉमी को देखने के लिए चीर फाड़ करनी होगी। तो चीर फाड़ आप जब करोगे तो ह्यूमन बींग को करने की तो परमिशन आपको है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है कि आप अगर करते भी हो चीर फाड़ तो आप ह्यूमन बींग को कभी भी एक्सपेरिमेंटली चीर फाड़ तो नहीं कर सकते हो, आप इलाज के लिए करोगे। तो आप जब डॉक्टर बनोगे तब वो परमिशन आपको मिलेगी, अभी तो आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने वाले हो। और ये याद रखिएगा, डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ रहे हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर जरूर बनोगे, क्योंकि डेस्टिनी जीत का मतलब ही होता है कि नियति, डेस्टिनी का मतलब नियति और जीत तो आपकी लिखी हुई नियति में, तो आप डॉक्टर जरूर बनने वाले हो। सच्चाई के साथ पढ़ना है लेकिन, याद रखिएगा। तो मैं जो कह रहा था कि फ्रॉग को काटेंगे तो कोई कानून नहीं कहता है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ तक भी जानते हो कि हिरण को मारने पर भी आपको जेल हो सकती है, लेकिन फ्रॉग को काटने में कोई जेल नहीं होगी। तो इसलिए आप फ्रॉग को आराम से काट कर इसके बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं। ह्यूमन बींग को तो एक्सपेरिमेंटली नहीं देख सकते, उसके इलाज के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, चीरफाड़ कर सकते हो ओटी में जाकर, लेकिन वो भी तब आप डॉक्टर बनोगे तब। लेकिन अभी फॉर प्रेजेंट आप फ्रॉग को काट कर देख सकते हो कि कौन कौन से उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि हमारे पास भी वैसे ही फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। तो हम 6 ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलते हैं एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। तो पहला सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो एलिमेंट्री कैनल है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनल जो है ये यहाँ पे शॉर्ट है, छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि कार्निवोर्स जो होते हैं ना वो क्या नहीं खाते, घास फूस नहीं खाते हैं। तो आप तो कहोगे कार्निवोर से तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना प्रोटीन के, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनको तो ज़्यादा ये चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो बात ये है कि आपको पता नहीं होगा कि जो कार्निवोर्स हैं वो जो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स ज़्यादा घास फूस खाते हैं, तो उनको ज़्यादा डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये कैसे, देखिए जब हर्बीवोर्स क्या खाते हैं तो घास फूस खाते हैं, माने पेड़ के प्रोडक्ट खाते हैं। पेड़ के प्रोडक्ट खाना माने प्लांट्स खाना, प्लांट्स को सेल्स खाना माने सेल वॉल खाना, सेल वॉल किससे बना, सेलुलोज से बना। और बता दें एनिमल्स के जनरली जो है आपके जो एलिमेंट्री कैनल में जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास वो क्षमता नहीं होती कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में समय लगती है, तो इसलिए एलिमेंट्री कैनल बड़ी होती है। इसलिए हार्बीवोर्स की जो होती है, हार्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनल
लंबी होती है। कार्निवोर्स को चूंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, वो सारा तो हम लोग कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोटीन आप कहोगे कि खाली कार्निवोर्स खाते हैं ऐसा तो नहीं है, हर्बीवोर्स भी खाते हैं। हाँ, उनका वेजिटेरियन प्रोटीन होगा वो दूसरी बात है, वो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाते हैं, और क्या खाते हैं, आपके प्रोटीन खाते हैं। कौन? आपके हर्बीवोर्स भी खाते हैं। और ये हम तो खाते ही हैं, हम तो सब खाते हैं, हम तो ओमनीवोर्स हैं, हम लोग दोनों क्लास में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं तो क्या है कि इनके जो एलिमेंट्री कैनल है ये छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? क्योंकि ये कार्निवोर्स थे। केवल फ्रॉग्स नहीं, कार्निवोर्स के ही आप पाओगे एलिमेंट्री कैनल थोड़ा छोटा। इनका देखिए एलिमेंट्री कैनल कहाँ शुरू होता है, तो ये समझ लीजिए इसका माउथ है यहाँ पे उसका मुंह बना देता हूँ मैं, ये माउथ है उसका। माउथ देखिए यहाँ पे माउथ है, माउथ खुल के ये जस्ट जो पास माउथ के नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको कहेंगे बकल कैविटी। माउथ, ये माउथ है, ये है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद में क्या है, तो फेरिंग्स आता है। क्या आता है? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स आता है। उसके बाद देखिए छोटा सा पाइप जैसा देख रहे हो जिसको एसोफेगस लिखा हुआ है, छोटा सा शॉर्ट ट्यूब है, और वो ओपन करता है कहाँ? इन द स्टमक, इनटू द स्टमक होता है ओपन। और ये स्टमक फिर कंटिन्यू करता है इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। तो ये देखिए ये है माउथ। माउथ के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बकल कैविटी एंड फेरिंग्स मिलेंगे। फिर एसोफेगस ट्यूब आता है, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम, रेक्टम के बाद में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्लोएका है, और क्लोइकल अपर्चर है जहाँ से कि आपके ये एक्सक्रीट कर देता है या डिस्चार्ज कर देता है जो भी अनवांटेड चीज़ है। अब देखिए ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल के बारे में जो कि हम पढ़ना चाह रहे थे, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है, ये भी बात कहा गया, इसके बारे में पढ़ें। तो लीवर पहला नंबर इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या करता है वो सिक्रीट करता है बाइल। बाइल क्या करता है? ये बाइल एक्चुअली फैट्स को करता है, डाइजेस्ट करता है। इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, तो पहले आके ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। लीवर देख रहे हो, ये लीवर है। लीवर जो है क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करके यहाँ पे टेम्पोरली स्टोर करवाता है। फिर वो क्या करता है? यहाँ से दिया हुआ नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ से जो है ये कॉमन डक्ट के द्वारा ये डुओडेनम तक अपने बाइल को पहुँचाता है। कौन? गॉल ब्लैडर पहुँचाता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर। पैंक्रियास एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि क्या करता है? पैंक्रियास क्या करता है? तो पैंक्रियास, ये पैंक्रियास है समझ लीजिए। तो पैंक्रियास क्या करता है? ये जो है ये आपका पैंक्रियाटिक जूस तैयार करता है। ये भी जो है डिओडिनम का इसी पोर्शन में, डिओडिनम देखिए यू शेप या टी शेप का दिया हुआ है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर वो क्या करता है? वो भी अपना लाकर वहाँ पर पहुँचा देता है। कौन? पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। उसमें क्या होते हैं? एक्टिव पैंक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। और इनका जो टंग होता है बहुत स्पेशल टाइप का टंग होता है, बाइलोब्ड होता है, जैसे कि ऐसे फोल्ड किया हुआ रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट दिखता है तो वो लंबा कर देता है, ऐसे स्टिकी होता है, इंसेक्ट अटक जाता है, फिर ऐसे वो ले लेता है। बाइलोब्ड होता है, ठीक है। इस तरह से वो अपने फूड को कैप्चर करता है। जनरली वो इंसेक्ट ही खाता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो डाइजेशन शुरू होती है कहाँ पे? यहाँ पर। पहले ये वॉल ऑफ द स्टमक देख रहे हो, यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है HCl और गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हद तक क्या होता है? डाइजेशन होती है। हमारे पेट में भी ऐसे ही होता है कि कुछ गैस्ट्रिक जूस निकलता है और HCl हमारे स्टमक में भी है। यहाँ पर भी कुछ देर तक फूड रहता है और पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो पास करता है कहाँ पे? चलाता है यहाँ पर। अब आते समय इसको हम लोग इस फूड को फूड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चाइम कहेंगे, CYME। कितने लोग काइम भी कहते हैं, चाइम कहिए, काइम कहिए, आपकी मर्जी। तो चाइम जो है यहाँ पे चलाता है, और चाइम को जो है यहाँ पर अब अलग अलग क्या डाइजेस्टिव जूसेस से भेंट होता है, जैसे बाइल से होता है, पैंक्रियाटिक जूस से होता है। तो ये सारे के सारे जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है जिसको चाइम कहते हैं, इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन
फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? डुओडेनम कहते हैं। डुओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे बाइल डक्ट तो दिया, मतलब पाइप नहीं दिया हुआ है, पाइप है जिसके द्वारा दोनों चीज यहाँ पे पहुंचते हैं। कहाँ पर? डुओडेनम क्या पहुंचता है यहाँ पे? पैंक्रियाटिक जूस पहुंचता है, और क्या पहुंचता है यहाँ पे? बाइल पहुंचता है। तो ये सारी चीज आ जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बाइल जो एक्चुअली जो बाइल फैट्स है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है, उनको ब्रेकअप करता है, तो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म बनाता है। और पैंक्रियाटिक जूस क्या डाइजेस्ट करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब जूसेस जो है डाइजेशन करते रहते हैं, और फाइनल डाइजेशन जो होती है यहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है, और जो फूड वहीं पे डाइजेस्टेड फूड जो है वहीं पे ऑब्जर्व भी हो जाती है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आप देखोगे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वॉल में पाएंगे आप। इसको कहते हैं माइक्रोविली। क्या कहते हैं? विल्ली, विल्ली कहते हैं। ठीक है, माइक्रोविली क्यों? छोटे छोटे हैं, और बड़े वाले जो होंगे उसको विल्ली कहेंगे। तो दोनों तरह विल्ली एंड माइक्रोविली पाएंगे आप। तो ये क्या करते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे वॉल में तो फूड आता है तो यहाँ पे गस्से में, गस्से में तो गड्ढे में फंस जाते हैं और काफी देर तक रहते हैं। तो ये क्या होता है? सक करने में सुविधा होती है। 1 नंबर 2 नंबर। अगर ऐसे प्लेन वॉल होता है तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है फूड को, तो स्लिप करके निकल जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता या ऑब्जर्व नहीं होता बॉडी पार्ट्स के द्वारा, मैंने इंटेस्टाइन के द्वारा। लेकिन चूंकि ऐसे इरेगुलर सरफेस बना दिया गया है फिंगर लाइक, तो इसके सरफेस एरिया को भी बढ़ा दिया गया है, तो ऑब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये कौन? फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन से या फोर्ड से, जिसको हम माइक्रोविली एंड विली कहते हैं। और बाकी जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट, वेस्ट जो है, वो रेक्टम में जाता है और वहाँ से टाइम टू टाइम थ्रो आउट किया जाता है थ्रू द क्लोएका। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक निचोड़, जो कि आपको समझना है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ फिगर दी गई है, आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखें क्या क्वेश्चन है। द फ्रॉग्स आर क्या है? हर्बीवोर्स। क्या घास फूस खाते हैं? नहीं खाते हैं। ओमनीवोर्स। नहीं खाते, घास फूस एकदम नहीं छूते हैं। कार्निवोर्स। यस, कार्निवोर्स है। तो ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बताइए? स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं, देखिए मैंने बताया हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होता है, ओमनीवोर होता है। तो हर्बीवोर के बारे में मैंने क्या बताया? जो घास माने कि पेड़ के प्रोडक्ट खाते हैं, पेड़ खाते हैं, पौधे खाते हैं, फल खाते हैं, सीड्स खाते हैं। तो कार्निवोर्स के बारे में मैंने क्या किया? जो फ्लैश खाते हैं। लेकिन आपके ओमनीवोर्स क्या आते हैं? तो दोनों चीज़ खा सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के भी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं एंड फ्लैश प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। ये स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स एक्चुअली सड़े गले मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर बता सकते हो? तो वल्चर जैसे, भले या एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, ये वल्चर्स खुद एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। आप मोबाइल टावर्स के सिंगल चलते शायद उनकी एक्सटिंक्शन हो रही है, ऐसे सुनने में आया है। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर वल्चर्स है। अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर और भी एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखें। Which of these characteristics of frog is the reason for its short elementary canal? तो पहला ही आंसर यहाँ पे राइट हो जाता है, जो कि है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स चूंकि सेलुलोज उनको नहीं डाइजेस्ट करना होता है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल, शॉर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा आइडेंटिफाई 3 इन द पाथवे ऑफ फूड इंजेस्टेड बाय फ्रॉग। इंजेस्टेड मैंने जब फूड खाता है फ्रॉग, मैंने बताया था कि माउथ पहले आता है उसका, माउथ से कहा जाता है उसके बक्कल कैविटी, मुंह जो है, मुंह का जो हिस्सा है उसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं गले वाला थोड़ा सा पोर्शन आता है, उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और फाइनली हम फाइनली नहीं कहेंगे, और उसके बाद यहाँ से फाइनली अब ट्यूब एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल का शुरू होता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आपका एसोफेगस, और ये जो है बल्ज आउट हो जाएगा तो स्टमक कहलाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ से स्टमक से डिओडिनम बनेगा। ये इंटेस्टाइन से हो गया। डिओडिनम कुछ नहीं है, इंटेस्टाइन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आके ये रेक्टम बनेगा। रेक्टम के बाद में क्लोइका पोर्शन और फिर क्लोइकल अपर्चर।
ये जो है डुओडेनम, ना, ये पूरा पोर्शन जो आप है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, तो इस तरह से रेक्टम यहाँ पे लिख देता हूँ आप, रेक्टम, क्लोइका, ठीक है, और क्लोइकल अपर्चर। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा स्केच। अब देखें हमको क्या चाहिए इसमें, तो माउथ दिया हुआ है, माउथ है 1 नंबर, चलिए सही हो गया 1 नंबर। 2 नंबर बकल कैविटी दिया हुआ है, सही है। 3 नंबर मिसिंग है। 4 नंबर क्या दिया है, एसोफेगस, तो एसोफेगस जो है 4 नंबर। तो 3 नंबर क्या होना चाहिए आपका, 3 नंबर होना चाहिए आपका फेरिंक्स। तो फेरिंक्स यहाँ पे जो होगा वो आप लिख दो, लैरिंक्स नहीं होगा, ठीक है, लैरिंक्स आवाज निकालता है, उनका वोकल सैक जो होता है अलग होता है, केवल मेल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम फ्रॉग में। तो फ्रॉग्स कैन रेस्पायर बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये लोग लैंड पर भी रेस्पायर कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं। इन वाटर कैसे करते हैं लोग, हम लोग कर सकते हैं क्या वाटर में रेस्पिरेशन, नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ले जाते हैं ना कंटेनर, जिसमें आपके रेस्पिरेटरी गैसेज होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, तो वो तो डाइवर्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियली यूज़ करते हो। इनके पास सब नेचुरली मैकेनिज्म है जहाँ पे ये वाटर में भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। इन वाटर कैसे करते हैं लोग, स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे एक्वेटिक माने पानी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है इनका, वो है आपका क्या, स्किन। तो इसको कहते हैं हम लोग किस तरह का रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, तो हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं ना, कि एम्फीबियन है ना, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस में देखिए ये तो जो आप देख रहे हो उसकी एपिडर्मिस है, यानी स्किन है। स्किन से ये एक्चुअली डिफ्यूज कर सकता है गैस बाहर या भीतर। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भीतर कम होगी वो भीतर आएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होगी वो बाहर जाएगा। जैसे मान लीजिए वो रिस्पायर करके क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिलरीज में क्या बढ़ते जा रहे हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, तो डिफ्यूज करके आपकी एपिडर्मिस से निकलकर, मैं स्किन से निकलकर कहाँ चलाएगा, बाहर कहाँ जाएगा, वाटर में। ये क्या है आपका, ये वाटर है, नॉट एयर। ये सारा का सारा क्या है, वाटर है, वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, वो कॉन्सेंट्रेशन में जब इससे ज़्यादा रहेगा तो इससे तो इधर चला आएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, फिर तो चले आएगा बॉडी में। तो इस तरह से वो पानी में क्या कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। तो मैंने वही कहा, यहाँ पे वाटर जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वो एक्सचेंज कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्किन, ठीक है। अब देखते हैं लैंड पर क्या होती है। ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लैंड पर आपके ये नहीं कि स्किन से वो नहीं कर सकता, याद के लिए कि उसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है और क्या स्लिपरी है, यानी कि म्यूकस भी है। तो वो मॉइस्ट इसी से रखता है फ्रॉग, ताकि वो स्किन के द्वारा, तो स्किन के ऊपर एक लेयर ऑफ वाटर रहता है, उस थ्रू वो ऑक्सीजन को अभी भी अपने भीतर स्किन के थ्रू डिफ्यूज करवा सके। तो ये लैंड पर भी अपने स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन जनरल जो उसकी एक रेस्पिरेशन की ये होती है, मैकेनिज्म होती है लैंड पर, वो होती है बकल कैविटी एंड लंग्स के द्वारा। बकल कैविटी क्या है, तो मुंह का जो स्पेस है, दांत जबड़े के बीच में जो है, उसको बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ तक जाता है आपका, हाँ, ऐसे लेके सांस लेते हैं तो ये बकल कैविटी में, हम ऐसे भी लेते हैं तो बैक ऑफ द बकल कैविटी में हमें जाता है। लेकिन इनका नॉस्ट्रिल जो है एकदम माउथ के ऊपर है ना, जस्ट माउथ के नीचे, तो ये नॉस्ट्रिल से लेते हैं और ये बकल कैविटी में सीधा चला आता है, बकल कैविटी में चला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी, और बकल कैविटी से फिर लंग्स में जाता है। ये जो रेस्पिरेशन बाय लंग्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आप देख पा रहे हो, तो बकल कैविटी में जब आ जाता है ऑक्सीजन, वहाँ से ये जैसे हमारे ट्रैकिया है, उसके ब्रोंकस है, तो इसके थ्रू पहुँचता है, ब्रोंकियल्स के थ्रू पहुँचता है कहाँ, लंग्स में पहुँचता है। तो लंग्स में पहुँच जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है
उसको हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन स्किन के थ्रू ऐसे आपका हो सकता है क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अभी भी होता है। ये लंग है आपका, लंग जो देख रहे हैं पिंक कलर का होता है। तो लंग्स आर अ पेयर ऑफ, यहाँ पे एक दिख रहा है, उस तरफ एक और है, elongated pink sac like structure present in the upper part of the trunk। तो ये माउथ हो गया, ठीक है, ये हेड कहते हैं, माउथ नहीं, हेड कहते हैं। और उसके बाद तुरंत उसके बाद ही आप लंग्स देख पा रहे हो। तो ये ट्रंक पूरा है ना, तो अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में ही तो पाया जाता है। उसको हम थोरैकिक रीजन भी कहते हैं। थोरैक्स तो इसका डिस्टिंग्विश नहीं है, लेकिन वो चेस्ट पोर्शन में ही पड़ रहा है ना एक्चुअली थोड़ा सा, तो इसलिए थोरैकिक रीजन में ही ट्रंक पड़ता है इसका, हेड ऑफ द ट्रंक पड़ता है। कौन, सैक लाइक पिंक स्ट्रक्चर जिसको कि लंग्स कहते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से आया बकल कैविटी में जाएगा और वहां से वो लंग्स में पहुंचेगा। तो ये तो हो गया। तो फिर कहोगे कि स्किन की क्या जरूरत है लैंड पर आपकी रेस्पिरेशन की, क्या इतनी उसकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि वो लंग से भी रेस्पायर करता है, स्किन से भी करता है। तो पानी भी जब रहता है तो क्यों स्किन से रेस्पायर करके कैसे पूर्ति कर लेता है, ये सोचने की बात है ना। तो एक से यहाँ पे कर लेता है, यहाँ पे दो दो लगे मैकेनिज्म नहीं, एक ही मैकेनिज्म यहाँ पे लगता है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में वो लंग से ही रेस्पायर करता है, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, या विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है, समर स्लीप या विंटर स्लीप। समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। कैसे करता है, बड़ों में गड्ढा करके सॉइल में, मिट्टी में वो नीचे चला जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, सो जाता है, काम नहीं करता है, मुंह नहीं खोलता है। मुंह नहीं खोलेगा, नाक नहीं खोलेगा, तो हवा कैसे घुसेगा, ठीक है, तो घुसा हुआ है। तो उसका जब स्किन जो है अब यहाँ पे काम करने लगता है, वो फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एक तरह से करने लगता है। कहाँ, अपने हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कंडीशन में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन या हाइबरनेशन दोनों कह सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। ये तो बात आपको समझ में आ गई रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी है। एक और बता दूं बात जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि फ्रॉग जो है ना, डायरेक्ट इसकी डेवलपमेंट नहीं होती, यानी कि एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद जो बच्चा जो होता है फ्रॉग जैसा देखने में नहीं होता है। हमारा बच्चा हमारा इंसान जैसा ही देखने में होता है, पता चल जाता है इंसान का बच्चा है, क्योंकि शकल सूरत, दो पैर, दो हाथ, मुंह, नक्शा, कहते हैं बाप पर गया है, माँ पर गई है, बुआ पर गया है, ऐसे बहुत सारा बात मामा पर गया है, कहते हैं ना, क्योंकि उसी के मैंने कहते इंसान की शक्ल का ही बच्चा हो जाता है। लेकिन इसके बच्चे जब होते हैं पहचानने में दिक्कत होती है कि माँ की शक्ल पर गया या बाप के ऊपर, क्योंकि वो एकदम अलग सा एक शक्ल बनाता है, एलियन शक्ल बना लेता है, यानी कि उनके लिए एलियन। ये कौन सा शक्ल है, ये फिश का शक्ल बना लेता है। उसके पास टेल होता है जैसे कि फिश का होता है, उसके बाद गिल्स होते हैं जो कि क्या होता है, फिश के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे वो क्या करता है, ये वाटर में फिश के जैसा, टैडपोल कहते हैं इसको, लावर स्टेज जो है इसका, ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका जो बचपना है, जो लावर फॉर्म है, वो एकदम डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट है। इसके पास टेल भी है, इसके पास गिल्स है, और स्किन से भी वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो करता ही है, गिल से भी करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टैडपोल्स जो होते हैं ये प्योरली वाटर ब्रीदर्स है। ये लेकिन ज़मीन पर नहीं रहते हैं, ये लेकिन आपके लैंड पर रिस्पायर नहीं कर सकते। जब ये एडल्ट हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है उसमें, तब ये जाकर लैंड पर ब्रीथ करने के योग बनता है, एडल्ट फॉर्म, याद रखिए। स्किन से अभी भी करता है, लेकिन वो अब लैंड पर भी कर सकता है, क्योंकि उसकी जो गिल्स है गायब हो गई है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू लंग्स। लंग्स वाले लोग ही लैंड पर रिस्पायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सिस्टम हम देखने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब सामानों को ले जाना, न्यूट्रिशन हुआ, एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट्स हुए, तो इनको डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे को सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो वैस्कुलर सिस्टम करता है। और फ्रॉग में दो तरह के वैस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, एक है आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों ही वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब क्या हुआ, देखिए कॉकरोच में आपने पढ़ा था कि ब्लड जो है हार्ट से एंटीरियर पोर्शन में निकल जाता है और निकल के जाके साइनोसिस यानी कि बॉडी कैविटी में पहुंच जाता है, वहाँ पे जितने सारे ऑर्गन्स उनको भिगोता है। अलग से पाइप उसको नहीं दी गई है कि वो अलग से जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इस तरह के सिस्टम को ऑफ सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं ओपन टाइप। लेकिन हमारे बॉडी में जैसे कि
आप जानते हो कि हार्ट से ब्लड जो निकलता है कैसे जाता है, तो किसी एक ट्यूब है जिसको कहते हैं आर्टरी कहते हैं। आर्टरी कहाँ ले जाता है ब्लड को, बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, सेल्स में ले जाता है। उसके बाद वो ब्रांचिंग होता है, आर्टरियल्स बनता है, फिर वो कैपिलरीज में चेंज होता है, वहाँ पे डिफ्यूजन होती है, फिर वो कलेक्ट करने लगता है किससे, वापस जो चीज़ लेके वापस हार्ट में आना है तो उसको वेन्स या वेन्यूल्स के थ्रू, वेना केवा फाइनली थ्रू वो हार्ट में लाता है। तो ट्यूब्स अलग अलग है, एक सिंपल बता देता हूँ, आर्टरी एंड वेन्स पकड़ लीजिए। तो ये जो आर्टरी वाला सिस्टम जो क्या करता है, हार्ट से आपको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाता है ब्लड को, और वेन्स वाला जो पोर्शन क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, वो ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कहाँ से कहाँ लाता है, हार्ट में लाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी चलता है, किसमें, फ्रॉग में भी चलता है, कि दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, क्लोज टाइप ऑफ यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि आर्टरी वाला सिस्टम भी मिलता है और वेन वाला मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ठीक है, इसमें हार्ट तो होगा ही, जैसे हमारे पास हार्ट है तो उसके पास भी है ब्लड वेसल्स, जिसकी बात हम कर रहे थे, और ब्लड वेसल्स पास करने वाला क्या है, ब्लड है, वो भी होगा। हार्ट जो है इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वर्टिब्रल हार्ट्स आर मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। तो ये ज़्यादातर कहाँ है, देखिए कहाँ पाए जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट पोर्शन में हमारा भी होता है ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये हार्ट पाए जाते हैं, ये मस्क्यूलर होता है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, केवल फ्रॉग के बारे में मैंने कहा कि इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम अपने बारे में भी जान लेंगे। तो कोई भी वर्टिब्रेट क्यों ना हो, उसकी हार्ट जो होती है वो मायोजेनिक होती है, यानी कि उसमें मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि खुद पंपिंग करता है, आप नहीं कराते हो, उसमें एक एक्साइटर होता है, एक्साइट करने के लिए, पंप करने के लिए, एक्साइट करने, ऑटो एक्साइट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, जैसे हमारे में सैन है, उसको हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जब ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो ये दो बातें आपको याद रखना होगी, वर्टिब्रेट हार्ट जो होते हैं मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाती है हमारे हार्ट के साथ में, वो ये है कि इसके पास में 3 चेम्बर्स हैं, हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 4 चेम्बर्स हैं। जो 3 चेम्बर्स में क्या है, 2 ऑट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड ये जो है ऊपर में हार्ट जो कवरिंग जो हार्ट की है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के हार्ट को भी कवर करता है पेरिकार्डियम। केवल हार्ट में डिफरेंस ये हो गई कि यहाँ पे 2 ऑट्रिया, यानी एक एक करके ऑट्रियम कहते हैं सिंगुलर, या ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल्स भी कहते हैं, और वेंट्रिकल जो है, तो वेंट्रिकल हमारा जो है 2 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल या ऑट्रिया होते हैं। तो ये देखने में हार्ट हमारे जैसा ही लग रहा है, लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे 4 चेम्बर्स होने चाहिए, इसके पास 3 चेम्बर्स हैं, लेकिन कवरिंग इसकी भी है हार्ट की, इसको जिससे की जाती है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। अब जब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट ऑट्रियम, it receives blood through the major veins called vena cava. The ventricle opens into a sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये रेड कलर देख रहे हो, ये जो है राइट ऑट्रियम है, तो ऑट्रियम का ये ऑरिकल है, और ये जो देखिए एक्चुअली एक ओपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया ना, जो पाइप जा रहा है कहाँ से, वेंट्रिकल से, तो वो कवर कर रहा है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा पोर्शन है, ये आपका राइट ऑरिकल या ऑट्रियम है। अब इसमें आप देखोगे कि जो वेना केवा मतलब क्या होता है, जो मेन जो वेन है, जो ब्लड लेके आता है फ्रॉम द ऑर्गन्स, तो कौन कौन से होते हैं, देखिए ऊपर से जो आता है उसको कहते हैं हम लोग सुपीरियर वेना केवा, क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, ऐसे आता है वो, और नीचे से आता है, ठीक, ऐसे नीचे से आता है, उसको कहते हैं क्या, इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों पाइप आते हैं और मिल जाते हैं, ठीक है, और मिलकर यहाँ से ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसको, इसको ज्वाइन करते हैं साइनस वेनोसस, किससे ज्वाइन करते हैं, ये जो है आपका देख रहे हैं आप, साइनस वेनोसस से ज्वाइन करके ब्लड को यहाँ से पास करा के कहाँ लाते हैं वो लोग, वेंट्रिकल में फेंकते हैं, ठीक है। और वेंट्रिकल के बाद में क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पर वेंट्रिकल से जो ब्लड है आपका जो जाता है, कहाँ पे जाता है, ये कोनस आर्टरियोसिस, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो
ये है कोनस आर्टरियोसिस, ये है कोनस आर्टरियोसिस। इस साइक लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो इसी को कहते हैं कोनस आर्टरियोसिस। अब द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। अब वहाँ से आर्टरीज जो है फर्स्ट कौन सा होता है, आयोटा होता है, बड़ा वाला जो आर्टरी होता है। तो ब्लड इज फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, इसको हम आर्टरियल सिस्टम कहते हैं। एंड वेन्स कलेक्ट blood from different parts of the body to the heart and form the venous system। तो जो सिस्टम ले जाता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आर्टरीज ले जाते हैं, तो उसको आर्टरियल सिस्टम कहते हैं। और जो पाइप्स या वेसल जो लेके आते हैं ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट, तो वो वेन्स लाते हैं, इसलिए उसको हम वेनोसस सिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हमारा हार्ट जो है क्या करता है। हमारा हार्ट अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो अच्छा लगेगा आपको। ये हमारा हार्ट ऐसे है ना। तो हमारे हार्ट में आप देखोगे कितने पार्ट्स हैं, हमने कहा 4 है। तो राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जो है यहाँ से आती है, कहाँ से, बॉडी पार्ट से। तो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आकर आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाती है। मैं इसको थोड़ा तोड़ के दूसरे ढंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स की तरफ जाता है, कहाँ, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाकर ये क्या हो जाता है, प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाई होता है कौन, ब्लड, मैंने ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और फिर ये लंग्स से कहाँ पहुँचता है, ये लंग्स से यहाँ पहुँचता है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ पे आने के बाद में पंप होता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये प्यूरिफाइड ब्लड ही जो है, ये भी मैं पिंक कलर इसको कर दिया हूँ, तो इसको भी पिंक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से है इम्प्योर ब्लड, मान लीजिए पिंक कलर में दिखा रहा हूँ, येलो कलर दिखा रहा हूँ, प्यूरिफाइड ब्लड। अब ये पम्प्ड आउट होता है, ये पम्प्ड आउट होता है, ये पम्प्ड आउट होता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आयोटा से। इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिससे कि आया ये। और ये आयोटा आर्टरी, मेन आर्टरी, जिससे ये बॉडी पार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हम क्या करते हैं कि 2 तरह के ब्लड पाए जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। क्योंकि इसके पास एक वेंट्रिकल है, तो ये जो डिस्टिंक्शन करने की क्षमता हमारे पास है उसके पास नहीं है। इसके पास इम्प्योर ब्लड, ब्लू कलर का ब्लड देखते हो आगे यहाँ पे फेंक दिया जाता है, कहाँ पे, आपके वेंट्रिकल में। अब ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ये है आपका लेफ्ट ऑट्रियम। यहाँ पे आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन आपको दिख रहा है, यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है ब्लड, प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आते हैं, और वो क्या करता है फिर वो भी भेज देता है कहाँ आपको, ये भेजता है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में 2 तरह के ब्लड आ गए, समझिए। यहाँ पर हम, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो था ऑक्सीजन, ऐसे समझ लीजिए ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए लिखूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, कहता हूँ कि देखिए बॉडी से जो ब्लड आ रही है वो इम्प्योर ब्लड आ रही है। इम्प्योर का मतलब मैं कहता हूँ कि उसमें 100% कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है क्या सचमुच? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना हो सकती है, 3% भी नहीं हो सकती है, 1% तक जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो CO2 मैंने कहा कि 100% CO2 हो गया, यानी कि इसको इम्प्योर मैंने कहा। उसके बाद है यहाँ पर इधर से, ठीक है, इधर से जो है क्या आ रहा है, प्योर होके कौन आ रहा है, ब्लड आ रहा है। वो ब्लड कैसा होगा, वो ऑक्सीजन होगा उसमें भरा हुआ, तो उसको मान लीजिए 100% ऑक्सीजन है। अब परसेंटेज यहाँ पे कितना हो गया, 100% कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितना हो गया, 100% ऑक्सीजन हो गया। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जब ये आकर फेंकता है कौन, ब्लू वाला, तो फेंकता है इसी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने फेंक दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फेंक दिया। और क्या लाकर इधर से आया तो इधर से उसने फेंक दिया ऑक्सीजन। तो एक तरह से 50-50 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 50-50% हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 50%, कार्बन ऑक्सीजन 50%। अब वेंट्रिकल जब भी किसी को सप्लाई करेगा, किस तरह का ब्लड सप्लाई करेगा, इम्प्योर ब्लड या प्योर ब्लड? नहीं, दोनों में से कोई नहीं सप्लाई कर सकता है। इम्प्योर होना मैंने कार्बन डाइऑक्साइड होना, यानी कार्बन मैंने 100% एज्यूम किया यहाँ पे, और या प्योर होना यानी कि 100% ऑक्सीजन होना। वो दोनों के बीच में यानी 50% कार्बन डाइऑक्साइड 50% ऑक्सीजन वाला सिस्टम में आ गया। तो यहाँ से जब भी पंप करता है वेंट्रिकल, वो प्योर नहीं, वो एक तीसरे तरह का ब्लड यानी कि मिक्स ब्लड सप्लाई करता है।
और ये ब्लड जो है आपका यहाँ कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। एक तो चला जाता है लंग्स में, चलिए देखिए लंग्स में गया, यहाँ दोनों लंग्स की तरफ चला गया। दूसरा है अपर बॉडी पार्ट्स में चला गया। तीसरा जो है बॉडी लोअर बॉडी पार्ट्स में चला गया। तो इस तरह से ये जो ब्लड वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है एक्चुअली सब बॉडी पार्ट से किसी भी हिस्सा में, कहिए लंग्स को, लंग्स में भेज रहा है अपने काम के लिए, क्या करें, प्यूरिफाई करने के लिए। लेकिन जो भी हार्ट से जो भी ब्लड निकल रहा है, बाहर जा रहा है, वो एक ही तरह का ब्लड जा रहा है। वो कौन सा जा रहा है? मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? मिक्स्ड ब्लड, याद रखिएगा। ये कभी प्योर या इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई करता है, सप्लाई नहीं करता है टू बॉडी पार्ट्स। वो केवल मिक्स ब्लड सप्लाई करता है। हाँ, उसके पास आता है कहाँ से? उसके पास आता है, एक तो आता है बॉडी से, तो बॉडी से जो आता है वो क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड आता है। एक दूसरे तरफ कहाँ से आता है? तो आता है आपके लंग्स से, तो पल्मोनरी वेन से लाता है, तो वो क्या लाता है? प्योर लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो उसके बाद आते हैं दो तरह के ब्लड, क्या क्या? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वो सप्लाई करता है हार्ट क्या? मिक्स्ड ब्लड, माने वेंट्रिकल के थ्रू। तो ये बात आपको जाननी होगी। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लें, देखिए ब्लू कलर इम्प्योर है, यहाँ पे रेड कलर जो है ये प्योर है, और ये दोनों मिक्स होते हैं। रेड और ब्लू मिक्स करोगे तो कैसा देखेगा? पर्पलिश दिखेगा ना। तो पर्पल जो हो गया ये मिक्स ब्लड हो। यहाँ पर आप ठीक से देख पा रहे हो कि देखिए ये बॉडी पार्ट से आ रहा है ये, ठीक है। ये ब्लू कलर आके यहाँ पे आ गया आपके राइट ऑट्रियम में आ गया, और यहाँ से सप्लाई हो गई है कहाँ पे? यहाँ पर, हाँ, वेंट्रिकल में। यहाँ पे देखिए रेड कलर ये कहाँ? लंग से आ रहा है और सप्लाई हो रही है। तो ये सप्लाई हो भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, दोनों मिक्स्ड हो जाते हैं। मिक्स होकर कुछ यहाँ पे जाते, देखिए पर्पल कलर हो गया। यहाँ पे ऑरेंजेस दिखाया रेड को, तो ये ऑरेंजेस है, ये ब्लू से रेड पकड़ लेते कुछ देर, रेड एंड ब्लू यहाँ पे, ये देखिए पर्पल हो गया। पर्पल जो है लंग्स में भी जा रहा है, और पर्पल जो है देखिए बॉडी पार्ट्स में भी जा रहा है और घूम के आ रहा है। तो फिर वो यहाँ से ब्लू हो जा रहा है, ब्लू होके आपके हार्ट में आ रहा है। ये जो जाता है पर्पल रेड होके यहाँ पे हार्ट में आ जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये जो कलर था, जो रेड का ये या यहाँ पे पिंकिश हो गया, वो आपका क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू जो है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड मिक्स ब्लड जो है पर्पलिश या वायलेट कलर का है। अब देखिए एक और चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमने कहा कि केवल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं, एक और सिस्टम होता है किसके पास? फ्रॉग के पास में, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। आपकी बॉडी में है क्या ये सिस्टम? ह्यूमन बींग्स में भी है। तो ये हम लोग थोड़ा सा जस्ट उसका एक निचोड़ पढ़ेंगे, मतलब छोटा सा जस्ट पढ़ेंगे, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे बॉडी में जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो क्या क्या होगा? लिम्फ होगा, ठीक है। लिम्फ चैनल्स, पाइप वेसल्स कह रहे थे, यहाँ पे चैनल्स पाइप्स होंगे और नोड्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर देख रहे हैं, ये लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम का है, समझे। तो यहाँ पे आप देखो नाम लिखा हुआ लिम्फ हार्ट, एंटीरियर लिम्फ हार्ट है, पोस्टीरियर लिम्फ हार्ट। उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इस हार्ट से, सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट को ये हार्ट कहते हैं। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये लिम्फ या लिम्फ नोड कह सकते हैं उनको, ठीक है। वो हार्ट कहना गलत है, लेकिन समझाने के लिए हार्ट कहा गया। यहाँ पे पंपिंग होती है, पंपिंग सिस्टम है, ये पंप्स है जो कि आपके डिफरेंट पार्ट्स में किसको पंप करते हैं? लिम्फ को। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक फ्लूइड है, ब्लड जैसे एक फ्लूइड होता है, वैसे लिम्फ एक फ्लूइड है। और लिम्फ फ्लो करता है किसमें? चैनल्स में। और उसके क्या होते हैं पंप करने के लिए या स्टोर करने के लिए? कहाँ? नोड्स होते हैं। तो नोड्स को यहाँ पे क्या कहा गया? एक तरह से हार्ट कह दिया गया। ये एक नोड है और ये एक नोड है। पंपिंग स्टेशन है एक्चुअली कह सकते हो किसके? आपके लिम्फेटिक सिस्टम के। तो जैसे ब्लड में हमने कहा ब्लड है, वेसल्स है, और पंपिंग स्टेशन का क्या है? हार्ट है। उसे लिम्फ में लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ फ्लो करता है ब्लड के जैसा। इसके लिम्फ के चैनल्स होते हैं, वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स कहते हैं, यहाँ पे आर्टरी एंड वेन्स नहीं कहेंगे। और फाइनली हार्ट के बदले में यहाँ पे नोड्स है, जिसको कि यहाँ पे लिखा गया है एंटीरियर लिम्फ हार्ट एंड पोस्टीरियर लिम्फ हार्ट। इससे आपको कुछ सरोकार नहीं है, आप सिंपल समझिएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम 3 पार्ट से बनता है, लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड से। यही है लिम्फेटिक सिस्टम, और कुछ नहीं जानना है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ये फिगर मैं आपके एक जनरल नॉलेज के लिए दिया हूँ। अब चलिए इस सेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है
frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. ये PYQ ही है, समझे? तो select the best option for the following statement. तो क्यों उसकी हार्ट कुछ देर बाद तक निकालने के बॉडी से निकलने के बाद में भी उसको देखोगे वो बीट करता है, हार्ट बीट करता है। वैसे हम मैं बता दूं, इंसान का भी हार्ट आप निकाल के बाहर कर दोगे कुछ देर के लिए, आपको वो कहाँ कर देंगे। अरे कभी ऑपरेट करने के इंसान जैसे बहुत हालत खराब है, डोनेट करना चाहते हैं ना, हम जानते हैं कि हम मर ही जाएंगे तो डोनेट करते हैं, तो वो हार्ट लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो जिंदा रहता है एक तरह से। हार्ट का कैसे जिंदा रहता है, इसी कारण से जिंदा रहता है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि हार्ट कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी। क्यों? ये चूंकि फ्रॉग कोई किलोथर्म नहीं तो उससे क्या बनता है, कोल्ड ब्लड होने से क्या फर्क पड़ता है, हार्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी गलत बात है। उसके बाद है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये बात सही है, ये बात सही निकल रही है। एंड हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, तो दो बातें यहाँ पे सही हो गया। एक तो हो गया मायोजेनिक इन नेचर, यानी कि उसके पास मस्कुलर टिश्यूज यानी मसल्स हैं जो कि कॉम्प्रेस एंड रिलैक्स होकर हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। और हार्ट जो है ऑटो एक्साइटेबल है, उसके पास एक ऐसा नोड होता है जो कि इसको पंप करने के लिए इशारा करता है या एक्साइट करता है। ये दोनों बातें क्या है, सी एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन केवल ओनली ए गलत, ओनली डी गलत, ए एंड बी गलत, सी एंड डी हमारा सही ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है वेसल्स के द्वारा होता है। ये वेसल्स क्या क्या होते हैं, तो एक हार्ट से ऑर्गन्स तक ले जाने में वेसल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, आर्टरीज कहते हैं। और दूसरे सेट ऑफ उसे आर्टेरियल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरे सेट ऑफ वेसल जो होते हैं वो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लाते हैं, उसको हम लोग वेनस सिस्टम कहते हैं। और उसमें कौन से वेसल्स हैं, ये वेन्स है जो कि क्या करते हैं, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन से हार्ट तक लाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी और फ्रॉग में भी कुछ ऐसे वेन्स होते हैं जो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक नहीं ले जाते हैं, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाते हैं। तो उनको तो हम अलग नाम देंगे ना, अलग एक सिस्टम बताएंगे, तो उसको तो वेनस सिस्टम में नहीं रखेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे, पोर्टल सिस्टम। तो हमारे बॉडी में देखा जाता है कि इंटेस्टाइन से कुछ वेन्स उठते हैं और ब्लड को खाने के साथ में, कारण कुछ है जो कि हम लोग बाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे तब डिटेल्स करेंगे। तो ब्लड को वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक ले जाते हैं, यानी कि हेपेटिक सिस्टम तक लाते हैं। तो लीवर तक लाने वाला जो वेन है एक सिस्टम बनाता है, इसको कहते हैं हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या वेन, ठीक है। उसी तरह से फ्रॉग में भी पाया जाता है। फ्रॉग में इसके अलावा भी एक और ऐसा ग्रुप ऑफ वेन्स है जो कि ब्लड को हार्ट तक नहीं ले जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है, वो है आपका रेनल पोर्टल वेन या रेनल पोर्टल सिस्टम वाला वेन। वो क्या करता है, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो उसकी है वहाँ से ब्लड वो डायरेक्टली हार्ट तक न ले जाके कुछ वेन्स उसके कहाँ तक ले जाते हैं, किडनी तक ले जाते हैं। किडनी को हम लोग रेनल सिस्टम में मानते हैं, तो इसको हम लोग रेनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो किडनी तक जो ले जाते हैं वेन्स उनको रेनल पोर्टल सिस्टम, जो लीवर तक ले जाते हैं स्टमक से उनको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि स्पेशल, ये स्पेशल वेनस कनेक्शन हो गया ना, कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेनल पोर्टल सिस्टम। तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड जो है, जो ह्यूमन बींग का है उसमें सिमिलैरिटी क्या है फ्रॉग के ब्लड से और डिफरेंसेस क्या है वो भी देखते हैं। देखिए ब्लड किस चीज़ से बना हुआ था, एक फ्लूइड वाला ये मीडियम है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और सेल्स हैं कुछ, क्या सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो हम देखते हैं सिमिलर वैसी तरह से आपकी इसका भी ब्लड जो है कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। और सेल्स कितने टाइप के हैं, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। यहाँ तक तो सिमिलरिटी है। एक अंतर है, आरबीसी की शक्ल सूरत जो है हमारे आरबीसी से अलग है। इसकी आरबीसी ओवल होती है, बाइकॉन्वेक्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं।
तो ये देखिए फ्रॉग का देख रहे हैं कि अब लाल कलर कम बेसी किया गया, दूसरी बात है। रेड कलर में देखिए, पिंक एंड रेड में देखिए, शेप देखिए, ओवल शेप है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और ये फूले रहते हैं, ऐसे फूले हुए बल्ज आउट है, यानी कि बाय कॉन्वेक्स है। जबकि हमारा जो ब्लड होता है ये ह्यूमन ब्लड है, ये इसमें आप देखोगे कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं मैच्योर जो आरबीसी होता है, और ये भीतर भीतर गड्ढे होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं, और ये जनरली ओवल नहीं होते, ये डिस्क शेप होते हैं, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा डिफरेंस अंदाजा हम लोग कर सकते हैं क्या? देखिए हमारा जो बॉडी है एक तो बड़ा है फ्रॉग से, ऑक्सीजन ज़्यादा लगेगी बॉडी पार्ट्स को देने के लिए। सेकेंड है कि हमारा क्यों लंग ही एक मेथड है, यानी ब्लड ही एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं, मैंने सप्लाई जो है लंग्स के थ्रू ही कर सकते हैं, एक बार लिए और वही जाएगा ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो जितना मैक्सिमम स्पेस देंगे सेल्स को कि वो ऑक्सीजन को भर सके, कौन भरता है ऑक्सीजन अपने में? यही भरता है ना आरबीसी, क्योंकि हेमोग्लोबिन उसके पास होता है, वो इसके पास भी हेमोग्लोबिन है जो कि जिससे तो रेड कलर होता है आरबीसी। आरबीसी रेड नाम पड़ा है हेमोग्लोबिन के चलते है, आयरन है ना कंपाउंड, तो प्रोटीन है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो हमारा जो है ना स्पेस चाहिए, इसे न्यूक्लियस तक निकाल दिया ताकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा भरा जा सके, जबकि इसकी बॉडी की साइज छोटी होती है, एक नंबर। दूसरी, ये तो कीटेनियस भी करते, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसको मिल सकता है डायरेक्ट, तो इसके चलते इसको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है कि इसको अपना न्यूक्लियस निकाल के फेंक देना पड़े। इसके इसी से आरबीसी थोड़े हमारे आरबीसी से अलग होते हैं। और रेड कलर तो आप जानते ही हो क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। लिम्फ डिफरेंट होता है ब्लड से, कैसे डिफरेंट होगा ब्लड से लिम्फ? लिम्फ एक्चुअली हमारे बॉडी में भी आपके इसमें फ्रॉग में भी दोनों कारण वही है कि उसमें आरबीसी नहीं है, और कुछ प्रोटीन्स भी मिसिंग होते हैं, तो इसमें फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी मिसिंग होता है कि इसमें लिम्फ है, इसी से वो आपका कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड क्या काम करता है आप बता सकते हो? लिम्फ ही वही काम करता है, लेकिन ब्लड मेनली क्या काम करता है? तो सप्लाई करता है, कैरीज करता है ना न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज अचीव्ड कैसे? कैसे सर्कुलेशन होती है? तो मैंने कहा ना पंपिंग सिस्टम है। वो पंपिंग सिस्टम कौन पंप है यहाँ पे पंपिंग सिस्टम का? वो है आपका मस्कुलर हार्ट। एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट से ही ये पंपिंग होती है और ये सर्कुलेट करता है ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में। और क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर एंड एवरीथिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन फ्रॉग। ये भी हाईली इवॉल्व होता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है न्यूरल सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में करते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो कॉम्प्राइज करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल होता है जो कि एक्साइट करता है या इंडिकेट करता है उस बॉडी पार्ट को कि ये काम करो, मैंने इशारा देता है या उसको इनिशिएट करवाता है। और ये पहुंचते कैसे? तो इसके लिए कोई पाइप नहीं होता, डक्टलेस होते हैं ये ऑर्गन्स। इनके ऑर्गन के बाद में पाइप नहीं होती, क्या कहते हैं भैया दूसरे सप्लायर को दे दो, वो पहुंचा देगा। तो यहाँ पे ब्लड जो है मेन स्ट्रीम में जो वेसल में जाता है उसी में छोड़ देते हैं लोग अपने केमिकल्स को। केमिकल्स ठीक जिस आदमी के पास पहुँचना है, जिस ऑर्गन के पास पहुँचता है, वहाँ पहुँचने पर ही वो एक्शन में आता है, उसके पहले किसी से बातचीत नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, माने इनके पास कोई पाइप नहीं है, पाइपलेस ग्लैंड्स है, ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन जो केमिकल्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड इन फ्रॉग। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं मेनली वो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रेटिक आइसलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। तो ये आपको याद करने होंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रेटिक आइसलेट्स और ये आपके एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। तो 8 तरह के आपको यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फ्रॉग आपको याद करने हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए सिक्रीट करते हैं। आपको फॉर एग्जांपल जो गोनैड्स वाले हैं क्या किस लिए करेंगे, तो ये जाके कहेंगे इनिशिएट करेंगे भाई अपना ओवम हो या अपना स्पर्म हो तैयार करो ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। उसी तरह से बाकी लोग भी अपना अपना इशारा देते हैं और काम करवाते हैं। अब चले आते हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम पर। तो नर्वस सिस्टम भी कहते हैं उसको।
इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। हमारा भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ही बनता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइन एंड ब्रेन से जो निकलते हैं नर्व्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, स्पाइनल मैंने स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे स्पाइनल नर्व्स होंगे, जो क्रेनियम से निकलेंगे सेंट्रल नर्व्स, इसका मतलब ब्रेन से निकलेंगे, उसको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। और एक सिस्टम जो थर्ड होता है इसमें, वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम कितने सिस्टम में बांट दिए नर्वस सिस्टम को, 3 सिस्टम। वो 3 सिस्टम क्या है, तो पहला नंबर है सेंट्रल एनएस, उसके बाद आपका क्या है 2, वो क्या है पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, और तीसरा क्या है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 3 तरह के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या है, तो आपका इसमें है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या है आपका पेरीफेरी में, तो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और ऑटोनोमस में क्या है, तो इसमें 2 तरह के नर्व्स पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक और दूसरा जो है ये है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, पहले नंबर तो नर्वस सिस्टम हुआ। नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में बांटे, सेंट्रल, पेरीफेरी एंड ऑटोनोमस। सेंट्रल में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरी में क्या आता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनोमस में आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप कहोगे सर इतना क्यों समझा रहे हो, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके नर्वस सिस्टम में भी ये आएगा और तब आपको इसके डिटेल्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ सिंपैथेटिक देख के सिंपैथी मत समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, जोश में लाता है, मारपीट करवाता है, ये भगाता है। ये शांत करता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है ना। तो ये इस बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन डिटेल्स कब पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग का जब पढ़ेंगे। और यहाँ पर केवल इसके बारे में दिया हुआ है, क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स के बारे में यहाँ पर फ्रॉग में दिया हुआ है। तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से निकलते हैं। स्पाइनल नर्व्स के बारे में नहीं दिया, हमारे पास में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं और स्पाइनल नर्व्स भी निकलते हैं हमारे। तो ये था आपका, देखिए यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देख पा रहे हो कि अब ठीक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिएगा आप, मैं एक्चुअली ये जो है ना, इसको फिर से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, ये जो है आपका ब्रेन का पोर्शन हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब देख रहे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे बोन्स है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसमें होल, जो सेंट्रल होल बन जाता है और उससे ये कॉर्ड पास करता है। और इसमें से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे से नर्व्स निकले हुए हैं, ये क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स हैं। आप एक और सेट देख रहे हो, ये देख रहे हो और ये देख रहे हो ना, ये बनता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बना रहे थे। फिर से मैं समझा दूँ, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उससे उनसे निकलता हुआ जो नर्व्स है वो बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो आप देख रहे हो ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये था आपका एक तरह से एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन का थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। तो ब्रेन इनक्लोज किसमें, एक बोनी ब्रेन बॉक्स, हमारा भी बोनी ब्रेन बॉक्स में, ये क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे 2 यहाँ पे ब्रेन दिए गए हैं, ये 2 ब्रेन नहीं दिए, एक ही ब्रेन का, एक डॉर्सल साइड यहाँ से देखने का व्यू है
और यहाँ से देखने का व्यू है। सामने से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा और इधर से देखो तो ऐसे दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, बोल रहे फोर ब्रेन में क्या क्या होता है। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होगा। तो 3 पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं में किसमें, आपके फोर ब्रेन में। क्या क्या, तो ऑल्फैक्टरी लोब, ये वाला ऑल्फैक्टरी लोब है। एक पेयर, 2 आपके देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक सिंगुलर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये आपका डायनसेफेलॉन। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स भी 2 ही हैं, क्योंकि एक इधर पकड़ लीजिए, इधर ऑल्फैक्टरी मैंने समझते हो, ये देखिए यहाँ से 2 बन गए, यहाँ से यहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक है। ऑल्फैक्टरी में नॉस्ट्रिल वाला जो पोर्शन होता है, उस नाक वाला जो पोर्शन होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये हो गया आपका ऑल्फैक्टरी लोब, और ये हो गया आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और ये हो गया डायनसेफेलॉन। इसको हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो ये डायनसेफेलॉन बहुत छोटा दिख रहा है। अब देखिए, अब हम सामने से देखते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स तो दिख रहे हैं आपको। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो ढक गए। आपको डायनसेफेलॉन देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली वो दोनों एक तरफ से देखा जाए तो एक ढका हुआ, दूसरा दूसरे तरफ से, यहाँ पे डायनसेफेलॉन बहुत बड़ा दिख रहा है। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्या, हम लोग पढ़ लिए फोर ब्रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। अब देखिए, जस्ट डायसेफ्लिन के ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑप्टिक लोब है, लेकिन यहाँ पे देखिए डायसेफ्लिन से ये कवर्ड है, क्योंकि आप वेंट्रल साइड से देख रहे हैं। तो ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे देखोगे तो ये 2, ये भी नंबर होंगे, क्यों देख रहे हैं ना आप, 2 है ऑप्टिक, 2 आके तो 2 लोब्स, 2 सेंसरी नर्व्स आएंगे वहाँ से। उसके बाद लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट वो है हाइंड ब्रेन, दैट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर का जो पोर्शन देख रहे हो, ये सेरिबेलम, और ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो पोर्शन, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ पे देखो आपको सेरिबेलम दिख ही नहीं रहा है, क्यों, पूरा ढक गया है मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके डायसेफ्लन से। और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा ये कंटिन्यू करता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। The medulla oblongata passes out through the foramen magnum। foramen magnum में एक छेद होता है, एक होल होता है, उसको हम लोग कहते हैं foramen magnum। यहाँ पे foramen magnum होल है, वहाँ से पास करता है एंड continues into the spinal cord। और spinal cord कैसे इनक्लोज है, इन द वर्टिब्रल कॉलम। हमने बताया था ना, बोन्स के एक के ऊपर वर्टिब्रल रखते हैं और एक बीच में छेद होता है, इसको सेंट्रल कैनल कहते हैं, उसमें से ये स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो यहाँ पे मेनली समझिए कि इसके आईज और ईयर्स के ही मेन को पढ़ने, क्यों, क्योंकि फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली आपके ऑर्गन ऑफ टच जिसको सेंसरी पैपिले कहते हैं, बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स हमारे जैसे ना, तो हमारे स्किन पर भी कुछ ऐसे हैं क्योंकि सेंसरी नर्व्स हमारे हो जाते हैं, उनके पैपिले बन जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद स्मेल के लिए आपका नेशल एपिथेलियम है, यहाँ पे नेशल एपिथेलियम है। विजन के लिए आईज है, हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, टिम्पैनम है। उसके बाद इंटरनल पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर आता है। तो यहाँ पे मेन देखिएगा, आईज और इंटरनल ईयर्स ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। बाकी जो है ये लोग जो और सब जो आप पढ़े सेंस ऑर्गन्स में, वो केवल सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स में है। अब आइज के बारे में हम क्या देखते हैं, तो आइज आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स situated in orbit in the skull। These are simple eyes possessing only one unit। अब जैसे हम लोग कॉकरोच में पढ़े थे कि मोजाइक विजन के लिए उनके पास कंपाउंड आइज होती है, तो वो इसके पास नहीं, इसके पास हमारे ह्यूमन बींग जैसा ही आइज है। एक देख रहे हो सर्कुलर एक यूनिट है, और उसमें जैसे हमारा लेंस होता है, हमारा ऑर्बिट होता है, वो उनका एक स्कल का जो एक होता है ना पोर्शन बन जाता है, उसमें सिचुएटेड ये आई इसका भी है। और हमारा भी ऐसा ही होता है लगभग, देखिए हमारे जैसा ही इसका भी आई है। और इसके ईयर के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट होता है, जो कि हमारे में होता है लेकिन उसके पास नहीं होता है। ओनली टिम्पैनम को ही देख पाते हैं एक्सटर्नली हम लोग। और द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए। तो हमारा ईयर भी जो है 2 काम करता है। भले ही हम सोचते हैं कि कान से केवल सुन सकते हैं, नहीं, कान से सुन भी सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी से कभी कभी क्या होता है, अगर हम ऐसे आपको घुमा दिया जाए तो आप चकराने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है कि आपके
कान में जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, वो बैलेंस नहीं समझ पाता है, इसलिए आप भी टकराने लगते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साउंड जो सीधा आकर इसको हिट कहाँ कर रहा है, ईयर ड्रम यानी टिम्पैनम पर, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कुछ ऑसिकल्स हैं, और फिर आप देखोगे इंटरनल माने इनर ईयर पार्ट चला आता है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास भी इनर ईयर होता है उस तरह से इसके पास भी इनर ईयर है। क्योंकि फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, इसलिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने के लिए मेल फ्रॉग के एनाटॉमी को पढ़ना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखने के लिए फीमेल फ्रॉग के एनाटॉमी को पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, तो क्या है देखें इसमें, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, अ पेयर ऑफ येलोइश, क्या होगा इसके पास में, येलोइश ओवल शेप टेस्टिस which adhered joined to the upper part of the kidneys, दो है टेस्टिस तो दो किडनी दोनों से ज्वाइंट by double fold peritoneum, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसको क्या कहते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को मेसोर्शियम कहते हैं। तो आप यहाँ पे चले आइए, देखिए ये देखिए येलो कलर का आप ओवर्ड यानी ओवल शेप टेस्टिस दो देख पा रहे हैं आप, और ये लोग अपर पार्ट, ये किडनी है, किडनी के अपर पार्ट से एडहर्ड है, जुड़े हुए हैं बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसको मेसोर्शियम कहते हैं। भाषा इफ्रेंशिया are 10 to 12 in number that arise from the testis, they enter the kidney on their side and open into the Bidus canal। अब ये क्या होता है, यहाँ से देखिएगा भाषा बहुत सारे ऐसे पाइप्स निकले हुए हैं, पाइप्स के नाम है जो वो है भाषा इफ्रेंशिया। ये कितने नंबर हो सकते हैं, 10 से 12 नंबर हो सकते हैं, और ये लोग भीतर जाते हैं, किडनी ज्वाइन करते हैं अपनी साइड से यहाँ से, और एक कैनल आता है जिसको कहते हैं बीडर्स कैनाल। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बीडर्स कैनाल केवल मेल में पाया जाता है। तो भाषा इन्फ्लुएंशिया कहाँ खुलता है, बीडर्स कैनाल में खुलता है, किडनी के भीतर के ही पोर्शन में, समझे। और फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। तो कह रहे इसी में भीतर में यूरोजेनिटल डक्ट जो है, पाइप जो है, मिल जाता है, किससे भेंट हो जाती है उसकी, किससे, बीडर्स कैनाल के संग में। तो बीडर्स कैनाल के साथ में कौन जुड़ जाता है, यूरोजेनिटल डक्ट, और ये यूरोजेनिटल डक्ट क्या करता है, लेकर चला जाता है स्पर्म्स को कहाँ, क्लोएका में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जेनिटल डक्ट लिखा हुआ है, क्यों, तो जेनिटल डक्ट लिखना चाहिए था, स्पर्म्स ला रहा है, नहीं। एक चीज सोचिए, मेल्स में क्या होता है, ये जो टेस्टिस है अपने स्पर्म्स को ये प्रोड्यूस किए, और भाषा इफ्रेंशिया से वो कहाँ, किडनी में भेजे, वहाँ पे उसको कौन सा कैनल मिला, उसको बीडर कैनल मिला, किसी स्पर्म को बीडर कैनल से पास करके कहाँ फिर पास किया, वो चला आया एक ट्यूब में जिसको हम कह रहे हैं यूरोजेनिटल डक्ट, और उससे वो क्लोएका तक पहुँचे, तो ठीक है। अब किडनी खुद जो है क्या ऑर्गन है, वो क्या क्या काम करता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो अपने एक्सक्रीशन, उसके एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन है, उसको कहाँ देगा वो, तो इसी डक्ट में देगा, इसको इस ट्यूब में। तो ये ट्यूब जो है दोनों काम किया ना, यूरिन को लाने का भी काम कर रहा है, और जेनिटल थिंग को भी लाने का काम कर रहा है, स्पर्म को लाने का भी काम कर रहा है। तो ये केवल इसको तो आप यूरिनो नहीं कर सकते ना, केवल, या जेनिटल नहीं कर सकते, आप दोनों बात कहना होगा, यूरिनो जेनिटल डक्ट कहलाएगा। इस तरह से ये कॉमन डक्ट हो जाता है, स्पर्म एंड यूरिन दोनों लाने वाला। क्लोएका जो है एक स्मॉल मीडियम चेम्बर है दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। अब क्लोएका में क्या क्या चीज आ रहा है, क्लोएका में तो यूरिन आया, क्लोएका में तो स्पर्म आया, क्लोएका में इधर से एलिमेंट्री कैनल से आपकी अनडाइजेस्टेड फूड आए जिसको फीकल मैटर कहते हैं, ये सारे के सारे तो क्लोएका में आके कलेक्ट हुए और निकले कहाँ से, यहाँ से क्लोइकल एपर्चर। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, ये एक मीडियन बीच में यहाँ पे मीडियन एक चेम्बर है, यहाँ पे ये सारी चीज आते हैं और एक्सटीरियर में फेंक दिए जाते हैं। ये देखोगे एक यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है, ये क्या, यूरिन तो बनता रहता है, यूरिन क्या बनता रहेगा तो सीधा पास होता रहेगा, नहीं, रखने की जगह होनी चाहिए। तो यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोररी स्टोर किया था, जब जब वो निकालना चाहता है वो यूरिनरी ब्लैडर को स्क्वीज करता है, मस्कुलर होता है ना ये सब, तो उसके बाद
वो यूरिन निकल जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप इसके बारे में, फ्रॉग के बारे में फिर से। तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल फ्रॉग? मेल फ्रॉग की नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब कि ये फीमेल में भी होना चाहिए, ऐसा वाला लेना है हमको, समझे? दोनों में जो होगा प्रेजेंट उसको टिक करना है, डिस्टिंग्विशिंग नहीं टिक करना है। तो पहला है कि नैरो एब्डोमेन। नैरो एब्डोमेन आप देखोगे तो नॉट प्रेजेंट इन बोथ, और बोथ का मतलब क्या? बोथ मेल एंड फीमेल। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे आप? इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए ये है कि फ्रॉग का जो बॉडी पार्ट होता है वो दो पार्ट में होता है, हेड प्लस ट्रंक, और कुछ तो होता ही नहीं है उसका। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये तो हुआ ही नहीं, तो दोनों में नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। अब देखते हैं कॉपुलेटरी पैड, ये तो मेल का पोर्शन केवल, फीमेल का है नहीं। वोकल सैक ये भी मेल का है, साउंड निकलता है मेल। यही तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की दो कैरेक्टरिस्टिक है मॉर्फोलॉजी में। तो मॉइस्ट स्लिपरी स्किन, हाँ ये तो दोनों में मिलता है, मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों में मिलता है ये। तो यही तो चाहिए हमें, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेयर आर द कॉपुलेटरी पैड्स इन मेल फ्रॉग प्रेजेंट? मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड्स कहाँ होते हैं? तो फोर हैंड, फोर लिम्ब जिसको कहते हैं वहाँ पे, तो हैंड इतने कहेंगे, फोर लिम्स कहेंगे। उसके कितने डिजिट्स होते हैं? चार चार डिजिट्स है। उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है उस पर आपके यहाँ पे पैडिंग होती है, उसी को हम लोग कॉपुलेटरी क्या कहते हैं? पैड्स कहते हैं। तो सेकंड डिजिट ऑफ द हैंड लिम्स गलत, फर्स्ट डिजिट ऑफ द हैंड लिम्ब गलत, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब यही सही हो जाएगा, सेकंड डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब गलत हो जाएगा। इस तरह से आंसर बहुत सिंपल है अगर आप ठीक से पढ़े हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स। ठीक है, तो पहले मैं ट्रैक उसका बता देता हूँ, उसके बाद समझ लीजिएगा, इससे जो मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, वो जाता है किसमें? तो है ना 10-12 पाइप्स होते हैं, इसको भाषा एफ्रेंशिया कहते हैं। वहां से कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। किडनी में कहाँ जाता है? भाषा किडनी में कहाँ जाता है? तो बीडर्स कैनाल में जाता है। वहां से कहाँ जाता है? यूरिनो जेनिटल डक्ट में जाता है। और वहां से कहाँ जाता है? क्लोएका जाता है, क्लोएका, और उससे कहाँ चला जाता है? एक्सटीरियर चला जाता है। ठीक है, ये था आपका स्पर्म का पाथ। देखिए किसका मिलता है यहाँ पे? टेस्टिस, ठीक है, भाषा नहीं लिखे, बीडर्स लिख दिया है, भाषा बाद में लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ पे टेस्टिस, उसके बाद भाषा, ठीक है, फ्रेंशिया, उसके बाद किडनी चल रहा है, ठीक। सिमिनल वेसिकल्स क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, टेस्टिस, भाषा फ्रेंशिया, बीडर्स कैनाल, यूरेटर, यूरेटर तो होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसका टेस्टिस, भाषा फ्रेंशिया, किडनी, किडनी में आप बताया था ना, ये भाषा फ्रेंशिया कहाँ है? किडनी में है ना, किडनी यहाँ शुरू हो गया, उसी में भाषा फ्रेंशिया मिलेगा आपको। तो किडनी, किडनी में आपको भाषा फ्रेंशिया, किडनी, उसके बाद आपको बीडस कैनाल, सॉरी बीडस कैनाल जो है आपको किडनी मिलेगा। उसके बाद आपको यूरिनो जेनिटल डक्ट और क्लोएका। तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से ट्रैक्स बाय हार्ट हो गया आपका। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं। तो इसका एक सेपरेट ये होगा, मैकेनिज्म होगा, देखते हैं क्या है। दिस इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड नियर द किडनी, नियर द किडनी, याद रखिए, नियर द किडनी but does not have any functional connection with the kidney, no functional connection with the kidney। उसका functional connection with the kidney था, अटैच था पहला नंबर। दूसरा नंबर उसकी जो भाषा है डिफरेंशियल, सारे के सारे स्पर्म किडनी में ही ला रहे थे, जहाँ पे कि बीडर्स कैनाल उसको मिल रहा था। बीडर कैनाल से फिर यूरिनोजेनिटल जो किडनी का ही जो डक्ट था उसी के थ्रू पास भी कराता, जिसको समझ में आ रही है बात, तो उसको यूरेटर कहते हैं, खाली अगर अलग यूरिन का होता तो
तो उसी से पास कराते हैं, इसलिए यूरिटर आ गई, उसको क्या कहते हैं, यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहते हैं। ये सारा चीज उसका क्या पैकेज था किडनी के साथ में, लेकिन ये किडनी के साथ में कोई लगाव नहीं है इसका, किसके, पेयर ऑफ ओवरीज का, ये केवल किडनी के पास में है। और पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज। अब ऐसे ओविडक्ट होते हैं जिसमें कि ओवरी डाल देंगे अपने एग, और ओविडक्ट मैंने मुंह समझिए, तो ओविडक्ट वो पाइप है, ठीक है, वही डाल देंगे, और वो पाइप डक्ट मैंने पाइप एग को पाइप ले जाएगा। तो पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी ओपन्स इनटू क्लोइका। अब ये जो देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं ना, यहाँ से ओवरी समझ रहे हैं, यहाँ से मुंह से घुसा, ये ओविडक्ट है, और ये कहाँ पहुँच रहा है, ये क्लोइका में पहुँच रहा है। ये ओविडक्ट है, ये ओवरी है आपका, ओविडक्ट क्या कर रहा है, पाइप देखिए कहाँ पहुँच रहा है, क्लोइका में पहुँच रहा है। इसका कोई भी लिंक नहीं है किडनी के पाइप से। किडनी का पाइप जो है यूरेटर, वो अलग है, एकदम अलग है यहाँ पे इन केस ऑफ इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। A mature female lays 2500 to 300 ova at a time। एक साथ में देख रहे कितने दाने 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 दाने, बहुत सारे एग्स एक साथ में वो प्रोड्यूस करती है, और सारे के सारे वो कहाँ ये डिस्चार्ज करती है, क्लोइका में, थ्रू द क्या, ओविडक्ट, ठीक है, थ्रू द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। तो फर्टिलाइजेशन लेकिन कैसी होती है, यहाँ पे इंटरनल नहीं है। मेल जो ये फ्रॉग है, वो क्या करता है, अपने कॉपुलेटरी पैड से प्रेस करता है कि हम स्पर्म डिस्चार्ज करें वाटर में, आप भी डिस्चार्ज करो अपने ओवा को वाटर में। अब ओवा वो एक शेल्टेड पोर्शन वाटर में ही, मान लीजिए कहीं रॉक्स है, पत्थर है, वहाँ पे उसके गड्ढे में, यानी जहाँ तो ऐसे ये हो ग्रूव्स हो, वहाँ पे गिर जाएंगे दोनों एग एंड स्पर्म्स, और वो अपने खुद फर्टिलाइज करेंगे एक्सटर्नली। और डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। तो टैडपोल के बारे में मैंने बताया आपको कि फिश जैसा देखने में। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, टैडपोल की मेटामॉर्फोसिस होती है, और तब वो क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ फिगर जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना हुआ है। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये है क्या, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फिर कहोगे कि आप एक्सक्रीटिव पे आ रहे हो या आप रिप्रोडक्टिव पे आ रहे हो। एक्चुअली तो मेल में तो आपका रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटिव दोनों कंबाइंड हो जाता है, तो ये देना बहुत जरूरी हो जाता है। और फीमेल भी आप जानते हो ओवरी जो है सिचुएटेड नियर द किडनी है, और किडनी मेन ऑर्गन बन जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसलिए यही फिगर आपको दोनों केसेस में देखने को मिलेंगे। पढ़ाने के लिए एक्सक्रीटरी को भी यही आपको फिगर लगेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, ये वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ यूरेटर्स, ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरी करेक्ट नहीं है, यहाँ पार्शियली करेक्ट है। कैसे, अगर फीमेल का देखा जाए तो ये सही है कि अ पेयर ऑफ किडनीज, एक यहाँ पे ये पर्पल कलर किडनी नहीं है, ओवरी है, ठीक है, एक ओवरी दिखा दिया कवर किया हुआ किडनी को, और एक ओपन किडनी, नेकेड किडनी दिखा, यहाँ पर भी ओवरी है लेकिन दिखाया नहीं गया, समझाने के लिए दिया गया इसे। तो आप देख रहे हो एक पेयर ऑफ किडनीज है, उसके बाद ये पाइप आप जो देख रहे हो ये क्या है, यूरिटर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लोइका है, तो ये क्लोइका है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैडर यहाँ यूरिन स्टोर होता है। ये सारे की सारी चीज़ तो सही है कहाँ, फीमेल के लिए, लेकिन मेल में प्रॉब्लम हो जाती है क्या, तो यहाँ पे किडनी तो है, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर लिखा हुआ है ना, तो यूरेटर थोड़ा यहाँ पे है, यूरेटर यहाँ पे क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, किसमें, यूरिनोजेनिटल डक्ट में। यूरिनोजेनिटल डक्ट में यहाँ पे दोनों काम करता है, वो यूरिन पास भी करवाता है, स्पर्म भी पास करता है, यहाँ पे नहीं करवाता है वो एग पास। एग के लिए अलग एक ओविडक्ट है, यहाँ पर ओवरी से ओविडक्ट लेकर जाता है ओवा को, कहाँ, क्लोइका में। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो आप जो पास देख रहे हो, ये यूरेटर केवल नहीं है, केवल यूरिन पास करने वाली जगह नहीं है, ये आपका स्पर्म भी पास करवाता है, यहाँ से स्पर्म भी पास करवाता है, तो दोनों काम करते हैं। तो ये पार्शियली राइट हुआ यहाँ पे, फीमेल के लिए सही है, लेकिन मेल के लिए इसको हम यूरेटर नहीं कहेंगे। क्या, यूरेटर एक्चुअली दो है ना, यूरेटर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है, डक्ट्स हो जाएंगे। क्लोइका तो है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, तो ये चार पार्ट्स हो गए। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क, तो ये जो किडनी जो है ये कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स है, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वेंट्रल
कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये वर्टिब्रल कॉलम समझ रहे हो आप क्या? हड्डी जो रीढ़ की हड्डी जिसको रिब कहते हैं, उसमें आप देखे थे ना कि उसमें छोटे छोटे हमारे होल्स होंगे, होल बन जाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड चलाता है ऐसे, ठीक है। और एक इस तरफ, एक किडनी इस तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारे बॉडी में, थोड़ा सा पोस्टीरियर पार्ट में ही है, इन द बॉडी कैविटी बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में हमारा भी किडनी पाया जाता है। ईच किडनी इज कॉम्पोज्ड ऑफ several structural and functional units called uriniferous tubules or nephrons। ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यूरिन बनाने वाले जो यूनिट्स है उसको नेफ्रॉन्स या यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉक्स। तो टू यूरेटर्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे यूरिनो जेनिटल डक्ट्स। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ आपका क्या यूरेटर्स लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं तब जेनिटल की बात करने की जरूरत नहीं है। ये ट्यूब जो है यूरिन का एक सप्लायर का काम कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो, उसी मैंने कहा पार्शियली ट्रू है, रॉन्ग नहीं कहा मैंने। तो आप कह सकते हो यूरेटर्स थे, लेकिन प्योरली यूरेटर्स नहीं कह सकते, उसमें फॉर्म में पास होता है फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉक्स। यूरेटर्स एक्ट एज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, it act as urinogenital duct which opens into the cloaca। इन फीमेल्स में देखेंगे, अब उसके लिए कहा गया कि यूरेटर्स जो है ये अलग है और ओविडक्ट अलग अलग खुलते हैं। कहाँ? क्लोएका में। एक ले जाता है यूरिन, ये ले जाता है यूरिन, और ये ले जाता है आपका क्या? ओवा, ठीक है। दोनों जाके खुलते कहाँ है? ये खुलते हैं आपके क्लोएका में। और थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट ventral to the rectum which also opens into the cloaca। ये दोनों केसेस में रेक्टम जो होता है तो डॉर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका दोनों का खुलता है। कहाँ पे? क्लोएका में ही खुलता है, भी टेम्पोररी स्टोर करता है यूरिन को। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया। हमने देखा था कॉकरोच ने क्या एक्सक्रीट किया था, याद है आपको? कॉकरोच इसके पहले वाला लेसन है हमारा लेक्चर, उसमें उसने यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया था। ये क्या कर रहा है? यूरिया। तो ये किस तरह का एनिमल हो गया? तो ये यूरियोटेलिक हो गया, यूरिया कर रहा है ना, यूरियोटेलिक हो गया। और आप किस तरह के एनिमल हो? आप क्या करते हो? एक्सक्रीट यूरिया है, यूरिक एसिड, आप भी यूरिया करते हो, तो आप भी यूरियोटेलिक ही एनिमल हो। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जितने एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ब्लड के द्वारा किडनी में ले जाए जाते हैं। हमारे बॉडी में भी ऐसे होता है, वहाँ पे वो छाने जाते हैं, तो फेंकने वाले जो है यूरिन में चले जाते हैं, यूरिन बन जाते हैं, और वो फिर इस तरह से डिस्चार्ज किया था। हमारे डिस्चार्ज के मेथड तो रहे, हमारा क्लोएका तो नहीं होता, हमारा अलग यूरिन का पाथ होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। यहाँ पर के लेकिन सारे के सारे कहाँ के यूरिन ब्लैडर में रखे जाते हैं और वहाँ से फिर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग को समाप्त करने के पहले देखिए फ्रॉग हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो देखिए लिख रहे हैं फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। क्या है? बेनिफिशियल। कॉकरोच बेनिफिशियल नहीं थे, लेकिन ये वो क्या थे? हमारे वो एक तरह से कैरियर्स ऑफ डिजीज जर्म्स थे, लेकिन ये क्या है? बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। क्यों? बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। आप देख पा रहे हो, भाई लोग टंग में बताया था, ऐसे खोलते हैं और इंसेक्ट्स पकड़ के अपने मुँह में ले लेते हैं। ये इंसेक्ट्स रहते जिंदा तो क्या करते हैं? हमारे क्रॉप्स को नष्ट करते हैं। क्रॉप्स को बचाता है, एक नंबर। दो नंबर की फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखिए हर जानवर, हर ऑर्गेनिज्म का एक कीमत है। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो सब मर जाएंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स मर जाएंगे। इंटरमीडिएट जैसे ये फूड है कौन? फ्रॉग जो है, फ्रॉग तो इनसे खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग खुद किसका फूड है? स्नेक का है, ईगल का है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो लोग मर जाएंगे तो फूड चेन होता है, एक लाइन अगर बनता है तो फूड चेन कहलाता है। बहुत सारे पाथवेज बन जाए फूड के चेन के तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। तो ये फूड वेब का एक हिस्सा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। ये ना हो तो बाकी लोग भी उसके पीछे के ना खा के मर सकते हैं। अब फाइनल में याद होगा इनिशियली जब स्टार्टिंग मैंने कहा था कि उसका जो मस्कुलर
लेग है उसके लीपिंग के लिए हेल्प करता है, अच्छा है, स्ट्रॉन्गर है, बिगर है देन द 4 लिम्स है। 4 लिम्स कहा था मैंने ना, लेकिन मैंने कहा था उसके लिए, लेकिन हम कहते हैं वो डिसएडवांटेज हो गया। कैसे डिसएडवांटेज हो गया? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने उसको डिसएडवांटेज बना दिया। कैसे? इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ frogs are used as food by man। ये देख रहे हैं आप मस्कुलर लेग्स, ये हमारे कुछ ऐसे नौजवान साथी हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा जो मसल्स है वो बनाना है, तो फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स को यानी लिम्स को खाएंगे, हम भी मस्कुलर लिम्स वाले बनेंगे। इसलिए लोग खाते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पेपर छिड़का हुआ है, ब्रशिंग किया जाएगा, बटर एंड ऑल, और इस तरह से इसको खाएंगे एक डिलीशियस डेलिकेसी के हिसाब से। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक समाप्त होता है, जो कि फ्रॉग पे था। ये एक हिस्सा था किसका, एक चैप्टर का, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वो चैप्टर समाप्त होती है आज, अगले दिन नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्नी जीत को, इससे हमारी ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही साथ डेस्नी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डेस्नी जीत।